मेरे पैदा होते ही मेरे माँ बाप ने मुझे ड्रैगन के घोंसले से बाहर निकाल दिया और वे हर पल मुझे मार डालना चाहते थे। आखिर में तो उन्होंने मुझे दुनिया के सबसे खतरनाक जादुई जानवरों वाले तहखाने में मरने जीने के लिए छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं और मेरा भाई 100 साल में एक बार पैदा होने वाले जुड़वा थे। मुझे लगा था कि मैं पैदा होते ही दुनिया के शिखर पर पहुंच गया हूं, पर मुझे क्या पता था कि ड्रैगन वंश की परंपरा के अनुसार एक बार में सिर्फ एक ही ड्रैगन बच्चे को पाला जाता है और जो बच्चा कमजोर होता है उसे खा लिया जाता है। यही प्रकृति का नियम है। हालांकि मेरे माँ बाप ने बेरहमी से मुझे खाकर अपना पेट भरने का फैसला तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने मुझे मौत की तरफ ले जाने वाला दूसरा रास्ता जरूर दिखा दिया। और तो और उन्होंने अपने इस काम को यह कहकर सही ठहराया कि यह सब मेरे ड्रैगन भाई की भलाई के लिए है। पूरी रात अच्छी तरह सोचने विचारने के बाद उन्होंने मुझे सीधे उस खतरनाक तहखाने में फेंक दिया। यहाँ ऊंचे लेवल के जादुई जानवर खुलेआम घूमते हैं। मेरा खास खून उनके लिए किसी बेशकीमती दवा से कम नहीं है, इसलिए मेरे ड्रैगन माँ बाप को इस बात की जरा भी चिंता नहीं थी कि मैं भविष्य में उनसे बदला लूंगा। और सच में हुआ भी वही जो उन्होंने सोचा था। यहाँ मेरी लड़ने की ताकत शून्य है, यहाँ तक कि जिंदा रहना भी एक सपने जैसा हो गया है। हालांकि मैं अपने छोटे और दुबले पतले शरीर के सहारे इधर उधर छिपता रहा और उन ऊंचे लेवल के जादुई जानवरों की नजर में नहीं आया, लेकिन लंबे समय तक कुछ न खाने पीने की वजह से मेरी जान भी धीरे धीरे जा रही थी। पर जब मैं भूख से बेहाल होकर पागलों की तरह कुछ भी खाने लायक चीज ढूंढ रहा था, तभी उस अंधेरी गुफा से अचानक दूध जैसी खट्टी खट्टी गंध आने लगी। हालांकि वो गंध बहुत खट्टी और थोड़ी बदबूदार भी थी, लेकिन एक नन्हे ड्रैगन की सहज प्रवृत्ति ने मुझे बता दिया कि यही खाने की खुशबू है और इस खास गंध को सिर्फ ड्रैगन ही सूंघ सकते हैं। उस वक्त मुझे किसी भी खतरे की परवाह नहीं थी। कुछ और गुफाओं से गुजरने के बाद आखिरकार मैं उस खुशबू के स्रोत तक पहुंच ही गया। यह एक गोलाकार गुफा थी। गुफा के बीच में बने एक गड्ढे में एक 20 मीटर लंबा ड्रैगन कुंडली मारे बैठा था और वो भी 28वें लेवल का एक अर्थ ड्रैगन था। वो इतना ताकतवर था कि एक छींक से ही मेरे परहच्चे उड़ा सकता था। खुशबू के स्रोत के पास मैंने मेरे जितने ही बड़े करीब 3-4 अर्थ ड्रैगन के बच्चे देखे। वो उस वक्त अपनी माँ का दूध बड़े मजे से पी रहे थे। हालांकि अर्थ ड्रैगन को असली ड्रैगन नहीं माना जाता है, लेकिन उनमें भी ड्रैगन का ही खून है। सबसे जरूरी बात तो यह है कि मैं इस अर्थ ड्रैगन का दूध पी सकता हूँ। मैं परछाइयों का सहारा लेकर धीरे धीरे उस अर्थ ड्रैगन के पेट के निचले हिस्से की तरफ बढ़ने लगा। जब मैंने ड्रैगन के 4 बच्चों को देखा तो मेरा दिल जोर से चौंक गया। भगवान का शुक्र है, शायद इसलिए क्योंकि वो अभी पैदा हुए थे। इन ड्रैगन के बच्चों ने अभी तक अपनी आंखें नहीं खोली थीं, इसलिए मुझे इस बात की चिंता नहीं थी कि मेरा यहाँ होना किसी को पता चल जाएगा। जब मैंने पक्का कर लिया कि उस धरती के ड्रैगन ने मुझे नहीं देखा है, तो मैं अपने पेट की भूख को और नहीं रोक सका और सीधे जाकर दूध पीने लगा और फिर घट घट करके पीने लगा। सो रहा धरती का वो ड्रैगन भी एक पल के लिए हैरान रह गया। उसके मन में थोड़ी उलझन तो हुई, अरे ये कौन सा बच्चा है जो इतनी जोर जोर से पी रहा है। लेकिन उसने सोचा कि बच्चों का पेट भरकर खाना अच्छी बात है। एक माँ होने के नाते उसकी ममता ने उसे बच्चे को खाते हुए परेशान नहीं करने दिया। उसने अपनी आंखें भी नहीं खोली। जैसे ही ढेर सारा दूध मेरे गले से होकर मेरे शरीर में गया, मुझे महसूस हुआ कि मेरे ठंडे पड़ते शरीर में एक अजीब सी गर्मी पैदा हो रही है और मेरा लेवल भी धीरे धीरे बढ़ रहा था। शायद मौत के मुंह से बचने की वजह से, या शायद उस धरती के ड्रैगन की गोद बहुत गर्म थी। मेरा तनाव जैसे ही कम हुआ, मेरा सिर नींद से भारी होकर झुका और मैं सो गया। पता नहीं कितना समय बीत गया कि अचानक मेरे शरीर में एक तेज दर्द ने मुझे नींद से जगा दिया और फिर मेरी लंबाई से भी बड़ी एक विशाल खड़ी पुतली वाली आंख एक पल में मेरी पूरी नजर में छा गई। ड्रैगन की आग उगलती हुई आंखों को देखकर मैं अब बस यही प्रार्थना कर सकता था कि वो मुझे जल्दी से चबा ले, ताकि जब मैं मरूं तो दर्द थोड़ा कम हो। मैंने अपने हाथ पैर सिकोड़े, आंखें बंद की और अपनी किस्मत के आगे हार मान ली। लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी जैसी मौत मैंने सोची थी वैसी नहीं आई। मैंने अपनी आंखें खोली और देखा कि ड्रैगन अब मुझे नहीं देख रहा था। पता नहीं कब उसने अपना सिर घुमा लिया था। ड्रैगन के 4 बच्चे दूध पी रहे थे और फिर उसने मुझे देखा। अचानक ड्रैगन की आंखों के भाव बदल गए। शुरू के गुस्से से बदलकर हमदर्दी में बदल गए और फिर उनमें थोड़ी लाचारी भी दिखाई दी। उसके बाद उसने अपनी आंखें बंद की, एक आह भरी और धीरे से मुझे वापस बच्चों के झुंड में रख दिया। मैं वहीं के वहीं हैरान रह गया और मेरे मन में एक बड़ा सा सवाल खड़ा हो गया। मैंने फिर से उस धरती के ड्रैगन को देखा, पर अब वो मुझ पर ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि वो नीचे लेटकर खर्राटे लेने लगा था। आस पास भू अजगर के बच्चों ने अभी अपनी आंखें खोली थीं। लग रहा था जैसे वे अपने नए भाई का स्वागत कर रहे हों। वे उत्साह से मेरे चारों ओर घूम रहे थे। बिल्कुल 4 छोटे पिल्लों की तरह वे मुझे सूंघ और चाट रहे थे। धत्त तेरी की।
कहीं माँ सच में इस बदसूरत को अपनाना तो नहीं चाहती। यह कितना अजीब दिखता है। यह तो किसी एलियन और छिपकली का मिक्सचर लगता है। पास जाकर सुनने पर ही मुझे पता चला कि ये सब तो मुझे कोस रहे थे। मैंने अपना मुंह खोला और जोर जोर से चिल्लाया। एक ही पल में चारों बच्चे वहीं के वहीं दंग रह गए। जाहिर है उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं बोल सकता हूँ। मुझे भी अंदाजा नहीं था कि लेवल अप करने से टेलीपैथी अनलॉक हो जाएगी। मैं न सिर्फ दूसरे जादुई जानवरों की भाषाएं समझ सकता था, बल्कि दूसरे जादुई जानवर भी मेरी बातें समझ सकते थे। इसी तरह मैंने उस गुफा में आराम से 3 दिन गुजारे। इस दौरान इन छोटे बच्चों के साथ भी मैं काफी घुल मिल गया था। हालांकि जुबान से तो वे मेरी धज्जियां उड़ाते थे, लेकिन उन्होंने मुझे कभी परेशान नहीं किया। और क्योंकि मैं छोटा, कमजोर और बदसूरत भी दिखता था, इसलिए हर बार सोते समय वे चारों छोटे मुझे घेर कर सोते थे। जरा सी भी कोई आहट होती तो वे चारों तुरंत मुझे कसकर अपनी हिफाजत में ले लेते थे और मुझ जैसे नौसिखिए को पीछे हटने के लिए कहते थे। कोई भी आवाज निकालने की इजाजत नहीं देते थे और कहते थे कि मैं कोई मुसीबत खड़ी न करूं। लेकिन असल में वे अपने तरीके से मुझ बाहरी की रक्षा कर रहे थे। हालांकि मैंने चुपके से उन चारों के आंकड़ों की जांच कर ली थी। वे मुझसे सिर्फ आधा या एक लेवल नहीं, बल्कि काफी ज्यादा कमजोर थे। फिर भी मैंने यह राज उन पर जाहिर नहीं होने दिया। मैं एक दुर्लभ सुपर जादुई जानवर होने के नाते न सिर्फ मेरा लेवल उनसे तेजी से बढ़ रहा था, बल्कि इस दौरान मेरा लेवल बढ़ते बढ़ते 9 तक पहुंच गया, जबकि चारों भू अजगर भाई सिर्फ लेवल 4 पर ही थे। इतने समय तक साथ रहने के बाद मैं सच में उस भू अजगर परिवार को ही अपना परिवार समझने लगा था। कम से कम वे मेरे असली ड्रैगन माता पिता से तो कई गुना बेहतर थे। लेकिन एक ही बात का अफसोस था कि इतने समय में मैंने कभी भी भू अजगर माँ से बात नहीं की थी। यहाँ तक कि जब मैं खुद पहल करके उसे नमस्ते करता, तो भू अजगर माँ बस चौकन्नी नजरों से मुझे घूर कर रह जाती थी। वो मेरी तरफ ध्यान भी नहीं देते, क्योंकि मैं एक बाहरी जीव था। मुझे लगा था कि दिन ऐसे ही कटते रहेंगे। लेकिन अगली सुबह एक 35 लेवल के सब स्पीशी कोरो बीस्ट ने इस शांति को भंग कर दिया। यह सब स्पीशी कोरो बीस्ट अभी गुफा में घुस आया था। उसकी 4 लाल आंखें चारों सब स्पीशी अर्थ ड्रैगन के बच्चों को घूर रही थीं। जाहिर है वह भूख से पागल हो रहा था। यह देखकर सब स्पीशी अर्थ ड्रैगन ने फौरन अपनी पूंछ से अपने बच्चों को गुफा के एक कोने में धकेल दिया और खुद उस कोरो बीस्ट के सामने आ गई। दोनों के बीच लड़ाई शुरू होने ही वाली थी। जल्द ही उनके बीच घमासान लड़ाई छिड़ गई। लेकिन अपने से ऊंचे लेवल वाले कोरो बीस्ट के सामने अर्थ ड्रैगन अपनी जान पर खेलकर ही मुकाबला कर सकती थी। बाद में अपने बच्चों को बचाने के लिए उसकी छाती कोरो बीस्ट के नाक के मोटे नुकीले सींग से छिद गई। लेकिन इसके बावजूद अर्थ ड्रैगन के पैर अभी भी जोर से पीछे की ओर खींच रहे थे। भले ही उसकी छाती में छेद हो गया था, उसे कोरो बीस्ट को आगे बढ़ने से रोकना ही था। मैंने देखा कि उसने अपने ड्रैगन पंजों से कोरो बीस्ट की गर्दन को जोर से जकड़ लिया। फिर उसने गुस्से में एक दहाड़ लगाई और शार्क जैसा अपना ड्रैगन मुंह खोला और कोरो बीस्ट की पीठ पर जोर से काट लिया। इस समय दोनों विशाल जानवरों के टकराने की वजह से यह गुफा लगातार टूटने लगी। पत्थर के टुकड़े एक के बाद एक गिरने लगे। यह देखकर मैं सीधे हवा में उछल गया और कुछ ही मुक्कों और लातों से पत्थरों को तोड़ दिया। लेकिन गुफा के ढहने की रफ्तार बहुत तेज थी। सिर्फ उन 4 बच्चों को बचाने में ही मेरी पूरी ताकत लग रही थी। मेरे पास उस माँ की मदद करने की ताकत नहीं बची थी। और सबसे घृणित बात यह थी कि कोरो जैसे मोटी और सख्त चमड़ी वाले जानवर पर मेरे हमलों का कोई असर ही नहीं होता, उल्टा मैं सिर्फ उनके रास्ते में आता। अचानक सब स्पीशी कोरो बीस्ट पागलों की तरह आगे बढ़ा। उसके मोटे सींग गोर से माँ अर्थ ड्रैगन की छाती में घुस गए। फटी हुई छाती की वजह से उसे ऐसा दर्द हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। सब स्पीशी अर्थ ड्रैगन माँ जानती थी कि इस लड़ाई में उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। इसके बाद उसने एक बार मुड़कर अपने बच्चों को देखा। आजकर जब उसने मुझे जी जान से बच्चों को बचाते हुए देखा, तो सब स्पीशी अर्थ ड्रैगन की आंखों में एक सुकून की झलक दिखाई दी। अच्छा हुआ जो मैंने तुम्हें शुरुआत में नहीं खाया। ऐसा लगा जैसे वह यह बात मुझसे कह रही हो। उस धरती की ड्रैगन की खून से सनी आंखें अचानक खुल गईं। उसने अपनी पूरी ताकत से कोरो जानवर के सिर के पिछले हिस्से पर टक्कर मारी। सिर की यह टक्कर जमीन आसमान हिला देने वाली थी। धरती की ड्रैगन की खोपड़ी में उसी वक्त एक बड़ा गड्ढा हो गया। उसका जबड़ा भी चकनाचूर हो गया था। यहाँ तक कि मोटी और सख्त चमड़ी वाले कोरो जानवर का भी सिर का पिछला हिस्सा ऐसा जानलेवा हमला नहीं सह सका। उसमें एक बड़ा गड्ढा बन गया था। दोनों विशाल जानवरों ने एक साथ दर्द भरी चीखें मारी और जोर से जमीन पर ढेर हो गए। लड़ाई खत्म हो चुकी थी। गुफा का ढहना भी रुक गया था। मैं जल्दी से खुद को बाहर निकालकर उस धरती की ड्रैगन की तरफ भागा, लेकिन उसका सिर लगभग चकनाचूर हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझे बता रही हो कि उसकी मौत अब तय थी। बच्चे, मेरे बच्चों को क्या हुआ?
यह पहली बार था जब मैंने उस ड्रैगन माँ को बोलते हुए सुना था। उसकी जिंदगी का दिया बुझने ही वाला था। टूटे हुए जबड़े की वजह से उसकी आवाज साफ नहीं आ रही थी। उस ड्रैगन माँ के सवाल का सामना करते हुए मैंने अपने अंदर के अपराध बोध को दबाने की कोशिश की, क्योंकि उसके चारों बच्चे मर चुके थे। सभी ढहते मलबे के नीचे दबकर मर गए थे, क्योंकि गिरने वाला मलबा बहुत ज्यादा था। इसलिए अपनी पूरी कोशिश करने के बाद भी मैं गिरती हुई सारी चट्टानों को नहीं रोक सका। हालांकि मैं खुशकिस्मत था कि बच गया, लेकिन उन चारों बच्चों के साथ बिताए हुए दिन अब भी मेरी आंखों के सामने थे। वे तो मुझे अपना भाई समझते थे। कुछ मिनट पहले ही वे सब जिंदादिली से उछल कूद रहे थे और अब वे सब मलबे के नीचे बेजान पड़े थे। मेरे बच्चे, वे ठीक तो है ना? उस ड्रैगन माँ की आंखें चकनाचूर हो चुकी थीं। उसने अपनी आखिरी सांसें लेते हुए चिंता से पूछा। उसकी आवाज में अपने बच्चों के लिए गहरी फिक्र थी। मेरे अंदर अपराध बोध की एक लहर उठी, जो किसी बम की तरह मेरी छाती में फटने को थी। मैंने इतनी जोर से दांत भींचे कि वे बस टूटने ही वाले थे। मैंने दिल से उठते दुख को जबरदस्ती रोकने की कोशिश की। शुक्र है वे बस झटके से बेहोश हो गए थे। वे सब ठीक हैं, है ना? वे सच में सब सुरक्षित हैं। यह सुनकर उस धरती की ड्रैगन माँ के चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान आ गई। मेरे मरने के बाद तुम मुझे खा लेना। धरती के ड्रैगन माँ की बातों ने मुझे एक पल में हैरान कर दिया। हम इस तहखाने में पैदा हुए हैं। यह एक जन्मजात अभिशाप है, इसलिए किसी भी संसाधन को बर्बाद नहीं किया जा सकता। यही आखिरी पोषण है जो मैं अपने बच्चों को दे सकती हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे जैसा एक सुपर जादुई जानवर इस तहखाने में क्यों आएगा, लेकिन मुझे गोद लेने की खातिर भविष्य में मेरे बच्चों का ख्याल रखना। इस समय कांपती हुई धरती की ड्रैगन माँ आगे कुछ नहीं कह सकी। उसने अपनी आखिरी सांस छोड़ी। उसने अपनी सारी जान गंवा दी। आखिर में उसके चेहरे पर यह जानने की खुशी थी कि उसके बच्चे सुरक्षित और खुश हैं। वो बहुत शांति से चली गई। गुफा में मौत जैसा सन्नाटा छा गया था। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मैं रो भी नहीं पा रहा था, क्योंकि अगर मैं रोता तो और भी जादुई जानवर आकर्षित हो जाते। लेकिन मेरे दिल में जैसे एक पत्थर सा अटक गया था। मुझे गोद लेने वाली धरती की ड्रैगन और वो 4 बच्चे जिनके साथ में दिन रात रहा, पलक झपकते ही 5 लाशों में बदल गए। यह पहली बार था जब मेरी दाई माँ ने मुझसे बात की थी और वो उनकी विदाई और आखिरी शब्द बन गए। इस पल एक ऐसी बेबसी महसूस हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी, जो एक सैलाब की तरह मेरी पीठ से टकराई। लेकिन हकीकत ने मुझे दुख में डूबने का समय नहीं दिया। कान फाड़ देने वाले एक धमाके की आवाज के साथ वो कोरो जानवर, जिसे मर जाना चाहिए था, कांपते हुए खड़ा हो गया और साथ ही उसने एक विजेता की तरह दहाड़ लगाई। उसकी आंखों में सामने बचे हुए छोटे ड्रैगन के बच्चों से कोई खतरा नहीं था, लेकिन मैंने अपना सिर नीचे किया और अपने ड्रैगन पंजों को कसकर भींच लिया। इस विशालकाय जानवर का सामना करते हुए मेरी कांपती हुई आवाज में कोई डर नहीं था। मेरे अंदर बस इसे जान से मार देने का अंतहीन इरादा भरा था। कोरो बीस्ट, मैं तुझे अपने हाथों से मार डालूंगा। यह कहकर मैं जोर से दहाड़ा और सीधे उस कोरो बीस्ट पर झपट पड़ा। कोरो बीस्ट को लगा था कि सब कुछ खत्म हो गया है और वो बड़ी मुश्किल से मिली इस दावत का मजा लेने ही वाला था। उसे उम्मीद नहीं थी कि पीछे से एक छोटा बच्चा उस पर सीधा और जबरदस्त हमला कर देगा। भले ही वो जख्मी था, लेकिन उसकी मोटी चमड़ी को तोड़ पाना मेरे लिए अभी भी आसमान छूने जैसा मुश्किल था। लेकिन फिर भी कुछ तरीके थे। दरअसल माँ ने मेरे लिए जीत का रास्ता पहले ही बना दिया था। उसके बचाव को भेदने का तरीका था वो घाव जो माँ ने उसकी गर्दन के पीछे बनाया था। मैं जोर से दहाड़ा और रोशनी की एक लकीर में बदल गया और सीधे कोरो बीस्ट के सिर के पिछले हिस्से में घुस गया। मैंने अपने पंजे पूरी तरह फैलाए और जोर से अंदर घुसा दिए और फिर मैंने उस घाव को चीर दिया। मेरे अंदर का जानलेवा गुस्सा इतना बढ़ गया था जितना पहले कभी नहीं हुआ। मेरे दिमाग में इस कोरो बीस्ट को मारने के अलावा और कोई ख्याल नहीं था। लेकिन मेरे सामने वाला यह कोरो बीस्ट लीडर लेवल 88 पर पहुंच चुका था। उसकी ताकत बहुत जबरदस्त थी। अपनी खास नस्ल की वजह से मैं अपने से ऊंचे लेवल वालों से लड़ने की कोशिश कर सकता था, लेकिन बदकिस्मती से उसके और मेरे लेवल में बहुत बड़ा फर्क था। ठीक उसी जानलेवा पल में कोरो बीस्ट पर एक बहुत बड़ी नीली एनर्जी ने हमला किया और वो फौरन गायब हो गया। उसके तुरंत बाद सैकड़ों मीटर ऊंचा एक विशाल साया अचानक मेरी नजरों के सामने आ गया। उसका चेहरा व्हेल मछली जैसा था। उसकी ऊंचाई और लंबाई सैकड़ों मीटर थी, जिसकी वजह से एक नजर में उसका पूरा शरीर देख पाना नामुमकिन था। कुल मिलाकर वो बड़े बड़े पैरों वाली एक व्हेल मछली जैसा लग रहा था। अपने सामने इस विशाल दैत्य को देखकर मेरे मन में उसका सामना करने का कोई ख्याल तक नहीं आया। मेरी आंखों में सिर्फ डर और नाउमीदी भरी थी। अगले ही पल मेरी आंखों के सामने कुछ डेटा दिखाई दिया। लेविथान, लेवल 355, प्रकार महान सर्वोच्च दानव। और इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि
मैंने पहली बार उस डेटा के नीचे का नजारा देखा। यहाँ 2 संकेत दिए गए हैं। यह जीव चुआनडोंग तहखाने का फाइनल बॉस है। कृपया इससे लड़ने की कोशिश न करें। चेतावनी, इससे मानसिक संवाद करने की कोशिश करना मना है, क्योंकि मैं बहुत मामूली था। मैं अभी तक मरा नहीं हूँ। इस वजह से उस दैत्य ने मेरे होने पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मैं तो उसका शिकार बनने के लायक भी नहीं था। इससे पहले मैंने चाहे किसी भी मुसीबत का सामना किया हो, यहाँ तक कि कोडो बीस्ट के सामने भी मैं हमेशा शांत रह पाता था, लेकिन मेरे सामने खड़े इस विशाल दैत्य ने मुझे डरा दिया। डर मेरी रीढ़ की हड्डी से होते हुए पूरे शरीर में तेजी से फैल गया, यहाँ तक कि मैं कुछ देर के लिए सांस लेना भी भूल गया। यह एक ऐसा डर है जो सभी जीवों के डीएनए में बसा हुआ एक बुनियादी खौफ है। यह दैत्य, जिसे लेविथान कहा जाता है, इसे दैत्यों में शिखर माना जा सकता है। मैं वहीं खड़ा रहा जब तक उसके कदमों की आवाज आनी बंद नहीं हुई। मैंने सांस लेने की हिम्मत नहीं की। चुआनडोंग तहखाने का फाइनल बॉस पहले फ्लोर पर क्यों दिखाई दिया? इस वक्त मेरे पास सोचने का समय नहीं है। यहाँ से निकलना ही अभी सबसे जरूरी है। भले ही मेरी दाईं टोंग टूट गई है, लेकिन मैंने यहीं पर विकसित होने का फैसला किया ताकि अपनी हालत को जल्द से जल्द सुधार सकूं। अपग्रेड करना ठीक होने का सबसे अच्छा तरीका है। हर अपग्रेड से सारे गुण पूरी तरह से भर जाते हैं और सारी असामान्य स्थितियां भी खत्म हो जाती हैं। आसपास कोई और दैत्य नहीं है। यह पक्का करने के बाद मैंने विकसित होने के विकल्पों को फिर से देखा। यंग टॉर्च ड्रैगन विकसित होने का सबसे पारंपरिक तरीका तो है, लेकिन इससे शरीर का आकार बढ़ जाता है, जिससे इस तंग तहखाने में घूमने फिरने में दिक्कत होती है। सोचने लायक दूसरे विकल्प हैं स्मॉल यंग ड्रैगन और विकृत टॉर्च ड्रैगन। उनका परिचय ध्यान से पढ़ने और सोचने के बाद मैंने विकृत टॉर्च ड्रैगन वाला विकल्प चुनने का फैसला किया। गुणों के मामले में इस तहखाने के अप्रत्याशित माहौल में जिंदा रहने के लिए अक्सर किसी खास तरह की ऊर्जा की जरूरत नहीं होती, बल्कि जिंदा रहने की बेहतर रणनीतियों की जरूरत होती है। सबसे जरूरी बात यह है कि विकृत टॉर्च ड्रैगन विकास के इन 3 रास्तों में सबसे छोटे शरीर वाला है। अपनी काली शक्ति की कमजोरी को खत्म कर सकता है और 5 पत्तियों की शक्ति नाम की एक नई काबिलियत हासिल कर सकता है। चाहे मैं कैसे भी सोचूं, भ्रष्ट झू लोंग बनना ही सबसे अच्छा विकल्प है। विकास का आदेश जारी और प्राप्त हुआ। विकास 10 सेकंड में पूरा हो जाएगा। अगले ही पल मुझे अपने अंदर से एक गर्म लहर उठती हुई महसूस हुई और उसके साथ ही मेरा पूरा शरीर दर्द से तड़पने लगा। ठंड और खून की कमी से हो रहा चक्कर गायब हो गया। मेरी कटी हुई दाहिनी टोंग फिर से उग आई थी। मेरा आकार 80 सेंटीमीटर से घटकर लगभग 60 सेंटीमीटर हो गया था। हालांकि मेरी ताकत बहुत बढ़ गई थी। मेरे पिछले ड्रैगन स्केल्स भी गहरे बैंगनी रंग के हो गए थे और उनमें क्रोम जैसी धातु की चमक थी, जो पहले से ज्यादा मजबूत लग रहे थे। मैंने बेसब्री से अपना स्टेटस पैनल खोला। यह देखकर मैं हैरान रह गया कि इस विकास ने न केवल मुझे नई काबिलियतें दी थीं, बल्कि मेरे गुणों में भी जबरदस्त उछाल आया था। बस एक ही अफसोस था कि मेरा क्लास मॉन्स्टर क्लास में बदल गया था। मेरी दुर्लभ प्रजाति अब एक बेहद दुर्लभ प्रजाति में बदल गई थी। इसका मतलब था कि मेरा मॉन्स्टर लेवल 1 से घट गया था, लेकिन यह जरूरी नहीं है। मॉन्स्टर का लेवल भविष्य में विकास की संभावना को तय करता है, लेकिन अभी तो मैं खुद की जान भी नहीं बचा सकता, तो इन चीजों की परवाह करने का क्या फायदा। अभी सबसे जरूरी इस भयानक जगह से निकलना है। हालांकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि दिव्य तेंदुए का लेविथान इस लेवल पर क्यों दिखाई दिया, लेकिन मैं जानता हूँ कि इस लेवल पर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। जो भी हो, पहले अपना लेवल बढ़ाने का कोई मौका ढूंढना होगा। मैं उस जैसे दानव के साथ नहीं रहना चाहता, इसलिए मैंने लेविथान से उल्टी दिशा में जाने का फैसला किया, बचे खुचे मॉन्स्टर्स की तलाश में। इस विकास के बाद कोदो जानवर, जो पहले मेरे लिए थोड़ा खतरा थे, अब उन्हें हराना मेरे बाएं हाथ का खेल हो गया है। विकास से पहले एक कोदो जानवर को हराने पर 600 एक्सपीरियंस मिलता था और अब एक कोदो जानवर को निगलने पर 100 एक्सपीरियंस और मिलता है। लेकिन विकास के बाद एक कोडो बीस्ट को मारने पर सिर्फ 200 एक्सपीरियंस मिलता है और एक छोटे कोडो बीस्ट को मारने पर सिर्फ 30 एक्सपीरियंस ही मिलता है। मिनोटॉर की तो बात ही छोड़ो, एक को मारने पर सिर्फ 5 एक्सपीरियंस मिलता है। मिनोटॉर के पूरे एक लोर को खत्म करने के बाद भी लेवल अप नहीं किया जा सकता। मुझे महसूस हुआ कि इस लोर के जादुई जानवर मेरे लिए लेवल बढ़ाने में अब किसी काम के नहीं रहे। असल में कुछ समय पहले हीलर के मरने के बाद ही मैं पहले से ही दूसरी लोर का एंट्रेंस ढूंढ चुका था, क्योंकि मैं पिछले लोर पर वापस नहीं जा सकता था। इसीलिए जब मैं पहले लोर पर लेवल ग्राइंड कर रहा था, मुझे ईरोथ लोर जैसा ही एक गड्ढा मिला। उसकी चिकनी अंडे जैसी उभरी हुई सतह पर जमने के निशान दिख रहे थे। यह साफ था कि ऐसा तय गर्मी की वजह से चट्टान के पिघलकर दोबारा जमने से हुआ था। यह अजीब आकार बिना किसी शक के लेवियाथन का ही काम था। दूर से एक बार फिर लेवियाथन की वहल जैसी अनोखी दहा सुनाई दी, बुलंद और गहरी, गंभीर और दमदार।
डर का एहसास एक बार फिर मेरे दिल में उमाया। मैं अनजाने में ही दूसरे लोर के एंट्रेंस में कूद गया। कुछ मिनट तक हवा में गिरने के बाद मैं आखिरकार दूसरे फ्लोर पर पहुंच गया और सीधे इंसानी कवच के एक टुकड़े पर जाकर गिरा। मैंने सावधानी से अपनी जांघ से उस टुकड़े को बाहर निकाला और फिर आगे बढ़ने लगा। ऐसा लगता है कि यह कवच के कंधे का एक हिस्सा है। क्या इस तहखाने के दूसरे फ्लोर पर इंसानी सभ्यता मौजूद है? लेकिन मैंने जल्द ही इस ख्याल को अपने मन से निकाल दिया। इस लेवल का कवच जादुई जानवरों के हमलों को बिल्कुल भी नहीं झेल सकता। अगर इस तहखाने में इंसानी सभ्यता होती भी तो वे जानबूझकर ऐसा दिखावटी लेकिन बेकार सामान नहीं बनाते। या फिर ऐसा है कि बाहरी दुनिया के इंसान इस तहखाने में घुस आए हैं। जो भी हो, इस दुनिया पर राज करने वाले इंसान ही तो हैं, है ना? चाहे जो भी हो, मैं सिर्फ इसी संभावना के बारे में सोच सकता हूँ। अचानक मेरे ड्रैगन वंश के एहसास ने मुझे बताया कि मेरे पीछे कोई मौजूद है। मैं पलटा और उस तरफ देखा। वहाँ जवाहरात जैसी आंखों वाली, आसमानी नीले लंबे बालों वाली एक जवान लड़की थी। उसने सादे से मार्शल आर्ट्स के कपड़े पहने हुए थे और कोने में दुबक कर मुझे देख रही थी। उसका वो नाजुक और चुलबुला अंदाज एक पल में मेरे दिल में उतर गया। ये तो बिल्कुल वैसी ही है जैसी लड़की मुझे हमेशा से पसंद थी। नजरें मिलते ही वो लड़की जोर जोर से कांपने लगी। वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं दुनिया को तबाह करने वाला कोई दानव हूँ। लेकिन मैं तो थोड़ा हैरान रह गया। आखिर अपने पुनर्जन्म के बाद ये पहली इंसान थी जिसे मैंने देखा था। इतनी खूबसूरत शक्ल मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल मचा रही थी। सुनो, मैं अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि वो लड़की डर के मारे जमीन पर गिर पड़ी और पागलों की तरह अपने पैरों से जमीन को धकेलते हुए पीछे हटने लगी। उसके पीछे पत्थर की ठंडी दीवार थी जिससे वो और पीछे नहीं जा सकती थी। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं इस वक्त कैसा दिखता हूँ। 7 सेंटीमीटर से ज्यादा लंबा और गोल मटोल सा एक नन्हे ड्रैगन का रूप तो बहुत प्यारा होना चाहिए। इवॉल्व होने के बाद भले ही मेरी खाल का रंग गहरा हो गया हो, पर इतना भी डरावना नहीं होना चाहिए। सुनो, मेरा तुम्हें नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। मैं तो बस ये पूछना चाहता था कि तुम यहाँ कैसे पहुँची। मैंने नरम रवैया अपनाते हुए दोस्ताना दिखने की कोशिश की। ये तो इंसानों की तरह बोल रहा है। एक सुपर हाई रैंक मॉन्स्टर दूसरे फ्लोर पर एक सुपर हाई रैंक मॉन्स्टर क्या कर रहा है? लगता है मेरा बोल पाना उसे इतना डरा गया कि उसका दिमाग ही सुन्न हो गया है। वो लगातार मुंह में मदद के लिए कुछ बुदबुदा रही थी। अरे छोटी बच्ची, तुम चिंता मत करो, मैं कोई अच्छा इंसान नहीं हूँ। अरे नहीं, मेरा मतलब है मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ। मैं जैसे ही आगे बढ़कर उसे समझाने वाला था, उसने अचानक पलटकर हमला कर दिया। तूफानी लात। उसकी जोरदार लात सीधा मेरी कनपटी पर जाकर लगी। चूँकि मैंने अपना गार्ड नीचे कर रखा था, मैं उस जोरदार हमले से बच नहीं पाया। लेकिन मेरी हेल्थ बस जरा सी कम हुई। इस लेवल का हमला इतना हल्का था जैसे किसी ने उंगली से धीरे से छुआ हो। उसके स्टेट्स देखने के बाद ही मुझे पता चला कि इस 19वें लेवल की मार्शल आर्टिस्ट के स्टेट्स बहुत ही खराब हैं। 2.5 गुना लेवल ज्यादा होने की वजह से वो मेरा डिफेंस तोड़ ही नहीं सकती थी। उल्टा जिस पैर से उसने मेरे सिर पर लात मारी थी, उसका वो दाहिना पैर अब बुरी तरह मुड़ गया था। मास्टर किंग, मुझे बचाओ। लड़की अपनी चोटों की परवाह किए बिना जैसे कोई भूत देख लिया हो, गुफा के अंदर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। इधर उधर मत भागो, यह बहुत खतरनाक है। तहखाने की दूसरी मंजिल की भयावहता बिल्कुल भी उसके जैसी ताकत वाली के लिए नहीं थी। जैसे ही मैं उसका पीछा करने वाला था, एक विशाल मकड़ी आसमान से नीचे गिरी। वो प्यारी लड़की मेरी नजरों से पूरी तरह ओझल होने ही वाली थी। इंसानों से मिलने के मेरे रास्ते में आने वाली इस हरकत ने मेरे गुस्से को भड़का दिया। मैंने इस 49 लेवल वाले दानव मकड़ी के साधारण से आंकड़ों पर एक नजर डाली। मैं एक ही झटके में उस पर झपटा और उसके मजबूत चेहरे को चकनाचूर कर दिया। 2 टन वजनी वो विशाल जानवर मेरी एक ही लात से 10 मीटर से भी ज्यादा दूर जा गिरा। उस दानव को लड़खड़ाकर उठते देख मेरे अंदर उसे मारने की इच्छा उबलने लगी। मुझे उस लड़की से मिलना है, दफा हो जा। मेरे ड्रैगन के प्रचंड प्रकोप ने आसपास के पत्थर के खंभों को चकनाचूर कर दिया। मैं एक गहरे बैंगनी रंग की रोशनी में बदल गया और जबरदस्ती उस दानव मकड़ी के शरीर के आर पार हो गया। दूसरी मंजिल का यह दानव तो दर्द से चिल्ला भी नहीं पाया और वहीं ढेर हो गया। घोषणा, आपका लेवल बढ़ गया है। वर्तमान लेवल 9। इस वक्त मुझे लेवल बढ़ने की खुशी महसूस करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। मैंने अपनी सारी इंद्रियों को खोल दिया और पागलों की तरह चारों ओर खोजने लगा, लेकिन पूरे तहखाने के रास्ते में उस लड़की का कोई नामो निशान नहीं था। मैं बेबस होकर घुटनों पर गिर पड़ा। मेरा रोने का मन था पर आंसू नहीं आ रहे थे। 5 दिन बाद मेरा लेवल बढ़कर 11 हो गया था। लकड़ी जैसे सूखे जानवर का मांस चबाते हुए मैंने तहखाने में बिताए इन 5 दिनों के बारे में सोचना शुरू किया। दूसरी मंजिल का माहौल पहली वाली से कहीं ज्यादा मुश्किल था। यहाँ तक कि बिना किसी चेतावनी के बारिश भी होने लगती थी। इस कीचड़ भरे रास्ते पर मुझे इंसानों के छोड़े हुए बहुत सारे पैरों के निशान मिले। आकार को देखकर लग रहा था कि कम से कम सैकड़ों लोगों की
एक खोजी टीम यहाँ से गुजरी थी। अगर मैं इन इंसानों को ढूंढ पाया, शायद मुझे इस कालकोठरी से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। मैंने यूं ही जमीन पर पड़ा एक भारी चांदी का कवच उठाया। मैंने उसे धीरे से छुआ। इंसानों की नजर में यह एक बेहतरीन रक्षा कवच था, लेकिन मेरे सामने यह कागज की तरह नाजुक था। यहाँ तक कि तथाकथित नकली पवित्र तलवार भी। मैंने उसे बिस्किट की तरह आसानी से तोड़ दिया। क्या मैं अब इतना शक्तिशाली हो गया हूँ कि यकीन करना भी मुश्किल है? उसी समय दूर के शाही महल में चारों तरफ दुख और उदासी का माहौल था। प्रतापी सम्राट इस समय हमलावर सेना के पूरी तरह सफाई की वजह से पीले पड़ गए थे। यह हमला मैंने ही शुरू करवाया था। इतने सारे युवा योद्धाओं को खोना सच में अप्रत्याशित था, लेकिन मेरी भी एक ऐसी जिम्मेदारी है जिससे मैं मुंह नहीं मोड़ सकता। महाराज, कृपया मुझे मौत की सजा देने का आदेश दें, ताकि लोगों का गुस्सा शांत हो सके। मास्टर जिंगे के खुद को दोषी ठहराने पर राजा ने पूछा कि 3 गुना सैनिक होने के बावजूद वे क्यों हार गए। मास्टर जिंगे ने कांपते हुए उस वर्जित नाम का जिक्र किया। दूसरी मंजिल पर हमारा सामना कालकोठरी के अंतिम बॉस से हुआ, लेविथान। पूरे दरबार में मौत सा सन्नाटा छा गया, क्योंकि इसका मतलब था कि कालकोठरी की इच्छा पूरी तरह से भड़क चुकी थी। लेकिन इस समय मैं एक अलग ही तरह की शारीरिक पीड़ा झेल रहा था, जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। इस कालकोठरी में जिंदा रहने के लिए मुझे लगातार हर तरह के जीवों को खाना पड़ता है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि असंतुलित खाने की वजह से मुझे कब्ज जैसी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी साफ सफाई का काम खत्म करने के बाद मुझे अनुभव का इनाम भी मिला। घोषणा, 50 अनुभव अंक प्राप्त हुए। सिस्टम ने मुझे बताया कि जब तक मैं लालच की स्किल को 4थे लेवल तक नहीं बढ़ा लेता, तब तक यह शर्मिंदगी खत्म नहीं होगी। मैं अपना पेट मलता हुआ अगले शिकार की तलाश कर ही रहा था कि अचानक मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। बहुत ज्यादा दबी हुई हवा एक अदृश्य धार वाले चाकू की तरह मेरे माथे को छूकर निकल गई। उस बेहद शक्तिशाली हवा के ब्लेड ने सीधे मेरे सखत ड्रैगन स्केल्स पर चिंगारियां छोड़ दी। इससे पहले कि मैं ठीक से खड़ा हो पाता, वो छोटा सा साया एक पल में मेरे पीछे आ गया। उसके तेज पंजों ने मेरे चेहरे से कुछ शल्क उखाड़ दिए, जिससे मुझे तेज चुभन वाला दर्द हुआ। अंधेरे में 2 पूंछों वाला एक छोटा सा साया अपने पंजों के सिरों को चाट रहा था। 2 हमलों में भी तेरी जान नहीं गई। तभी तो मेरे इलाके में घुसने की हिम्मत की। लगता है तुझ में कुछ तो बात है। तुझे देखकर लगता है तेरे पास मन की बात समझने की शक्ति है ना? तो इसका मतलब हम बात कर सकते हैं। लेकिन चाहे जो भी हो, जब तू मेरे इलाके में घुस ही आया है, तो यहाँ से जिंदा बचकर जाने की सोचना भी मत। अंधेरे में उस खतरनाक आभा वाले जीव को देखकर मैं फिर से हमला करने की मुद्रा में आ गया, बहुत तेज। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा सामना इतने मुश्किल और ताकतवर दुश्मन से होगा। मेरे चारों ओर लगातार धुंधली काली परछाइयां तेजी से गुजर रही थीं। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि उसे आंखों से देख पाना भी मुश्किल था। उसने अकेले ही ऐसा माहौल बना दिया था जैसे दर्जनों लोगों ने मुझे घेर रखा हो। मेरे 390 पॉइंट वाले सेंस भी उसकी रफ्तार का पीछा नहीं कर पा रहे थे। मेरे दुश्मन की कुल एजिलिटी शायद 2000 के आंकड़े को भी पार कर चुकी थी। वो इतना तेज था कि मुझे उसका असली चेहरा देखने का मौका तक नहीं मिला। अचानक मेरी पीठ में एक चीर देने वाला भयानक दर्द हुआ। मेरे शरीर के सबसे मोटे ड्रैगन के शल्क भी उसके तेज पंजों से आसानी से कट गए थे। पीछे मैंने तेजी से पलटकर मुक्का मारा, लेकिन मेरा वार हवा में ही गया और तुरंत ही मेरी बाह पर हड्डी तक दिखने वाले कई गहरे घाव हो गए। पहले की कमजोरी की वजह से इस वक्त मेरी सारी ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी। मेरा दुश्मन पूरी तरह से चुभने वाले हमलों पर निर्भर था और उनमें कोई जादुई तत्व नहीं था। जाहिर है यह एक ऐसा खास दुश्मन था जिसने अपनी रफ्तार को हद से ज्यादा बढ़ा लिया था। अगर मैं जल्द ही इस स्थिति से बाहर नहीं निकला तो देर सवेर वो मुझे पूरी तरह से थकाकर मार डालेगा। इस समय तक मेरी लाइफ आधे से भी कम हो चुकी थी। मेरी धुंधली नजरों के सामने उसने एक बार फिर मेरी पूंछ का एक हिस्सा काट दिया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा मरना तय है। मैंने बिना सोचे समझे आदेश दिया, ट्रूथ स्किल ट्री खोलो। मैंने उन सभी मुश्किल स्किल के रास्तों को पहले ही अच्छी तरह से याद कर लिया था। ड्रैगन परसेप्शन अनलॉक हुआ, स्पिरिचुअल कंसंट्रेशन अनलॉक हुआ, इम्पल्स अनलॉक हुआ। जैसे ही मैंने 7 अनलॉक पॉइंट्स लगाए, मेरी नजरों में दुनिया पूरी तरह से बदल गई। जिस पल ड्रैगन विजन, ड्रैगन परसेप्शन में अपग्रेड हुआ, मुझे दुनिया की सच्चाई नजर आई। मैं सिर्फ असलियत को ही नहीं देख सकता था, बल्कि उन कमजोरियों का भी अंदाजा लगा सकता था जो मौजूद ही नहीं थी। यहाँ पर एक जोरदार धमाके के साथ तेजी से हिलती हुई वो परछाई, ऐसा लगा जैसे वो जानबूझकर मेरी मुट्ठी से टकराई और जोर से दूर जा गिरी। इससे पहले कि वो चट्टानों के मलबे से ठीक से खड़ी हो पाती, मैं पहले ही एक ग्रेनेड की तरह आगे झपट चुका था। इम्पल्स
मैंने अपनी ज्यादातर एनर्जी लगा दी, एक पल में 20 गुना ज्यादा तेजी पाने के लिए। सीधी लाइन में दौड़ने की रफ्तार ने उस तेज रफ्तार वाले जादुई जानवर को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं दिया। एक गरजती हुई आवाज के साथ मैंने एक हाथ से उसके भागते हुए टखने को दबोच लिया। स्पिरिचुअल कंसंट्रेशन। समय कई गुना धीमा महसूस हो रहा था। मैं इस शिकार को घूर घूर कर देख रहा था। पकड़ लिया तुम्हें, मैंने शैतानों जैसी खूंखार मुस्कान दी। मेरे गले में पहले से ही जलती हुई वॉइड ड्रैगन की सांस भरी हुई थी। वॉइड ड्रैगन की सांस। नीले रंग की लपटें एक सैलाब की तरह बाहर निकली। नमी वाली गुफा एक ही पल में पूरी तरह से सूख गई। आग के शांत होने के बाद हवा में जलने की बदबू फैली हुई थी। मैं हांफते हुए डेटा चेक करने लगा, लेकिन मैंने देखा कि एक्सपीरियंस पॉइंट्स में कोई बदलाव नहीं हुआ था। इसका मतलब था कि वो इतने खतरनाक हमले के बाद भी बच गया था। मैं घबराते हुए मलबे के कोने की तरफ गया, लेकिन सामने का नजारा देखकर मेरा दिल दहल गया। वो तो चेरी ब्लॉसम कलर के लंबे बालों वाली एक लड़की थी। उसका खूबसूरत चेहरा जादुई जलन की वजह से आधे से ज्यादा खराब हो गया था। उसके सिर पर बिल्ली जैसे कान जलकर काले पड़ गए थे, और यहाँ तक कि उसकी एक पूंछ भी गायब थी। जाहिर है कि उसने अपना दाहिना हाथ कुर्बान कर दिया था और जिंदा बचने के लिए विंड ब्लेड से ज्यादातर डैमेज को रोका था। आई ऑफ ट्रुथ में दिख रहे म्यूटेंट नेकोमाटा के डेटा को देखते हुए मेरा सीना अपराध बोध से भर गया था। ऐसा मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। मैंने तो एक बिल्ली कानों वाली लड़की को लगभग मार ही डाला था। नेकोमाटा। वैसे तो इस तरह के दानव कालकोटरी की दूसरी मंजिल पर बहुत आम होते हैं, लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा सामना इंसानी रूप वाले एक म्यूटेंट से होगा। उन बिल्ली जैसे कानों और 2 पूंछों को छोड़कर वो पूरी तरह से एक खूबसूरत लड़की लग रही थी। भले ही उसका शरीर मेरी ड्रैगन की सांस से बुरी तरह झुलस गया था, फिर भी उसका सुंदर चेहरा छिप नहीं पा रहा था। एक इंसानी आत्मा वाला मुझ जैसा ओताकू इस वक्त उस पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। हालांकि मुझे पता है कि कालकोठरी में नरम पड़ना एक बहुत बड़ी गलती है, लेकिन मैं सच में इसे तबाह नहीं करना चाहता था, जो बनाने वाले की एक शानदार कलाकृति थी। क्या हुआ? मुझे मारते क्यों नहीं? वो अपनी बची हुई एक आंख से मुझे घूर रही थी। उसकी आवाज में मरने की जिद और हार न मानने का गुस्सा साफ था। मैंने झेमते हुए अपना सिर खुजाया और यूं ही एक ऊटपटांग बहाना बना दिया। बिल्ली का मांस अच्छा नहीं होता, खट्टा और कसैला होता है, और वैसे भी तुम जैसी दुबली पतली मुझे पसंद नहीं। उसने एक कमजोर सी फुफकार भरी और उसका चेहरा नफरत से भर गया। तुम्हें लगता है कि मैं कमजोर दिखती हूँ, इसलिए मुझ पर तरस खाकर मुझे खा नहीं पा रहे हो। अगर इस बार तुमने मुझे नहीं मारा तो अगली बार मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैंने इस पर कुछ नहीं कहा, बल्कि मुझे तो हंसी आ रही थी। अभी उससे निपटने के लिए मैंने पूरे 7 कीमती अनलॉक पॉइंट्स खर्च कर दिए। तुमसे निपटने के लिए मुझे 7 अनलॉक पॉइंट्स खर्च करने पड़े। तुमने मुझ पर हमला क्यों किया? मैं तो साफ चेतावनी के लिए अपनी ड्रैगन की धौंस दिखा रहा था। तुम्हारा जान बूझकर मौत को बुलावा देना मेरी समझ से बाहर है। तुमने मुझ पर हमला क्यों किया? मैंने ठंडी आवाज में दोबारा पूछा और साथ ही थोड़ा कहतिलाना अंदाज भी दिखाया। तुम मेरे इलाके में घुसे और ऊपर से मेरे इलाके में गंदगी कर दी। मैं तुम्हें नहीं मारती तो और किसे मारती? यह वाहियात वजह सुनकर मैं तो सन्न रह गया। तो मतलब इतनी बड़ी लड़ाई की वजह? मेरा अभी पेट साफ करना था। इन बिल्लियों का इलाके को लेकर जुनून भी न। तुम्हें जगह और समय का बिल्कुल भी याद नहीं है। बस इतनी सी बात के लिए। क्या मतलब छोटी सी बात? उसने गुस्से से तमतमाते हुए और से पूछा। तुम इतने ताकतवर हो, दूसरे लेवल पर तुम यकीनन सरदार जैसे जादुई जानवर होगे, है ना? इतनी मामूली सी बात भी नहीं जानते। मैंने लाचारी से अपने पंजे फैलाए और सच उगल दिया। असल में मुझे इस तहाने में आए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है। नामुमकिन। वह जब बात ही हो गई थी, इसलिए दर्द के मारे बुरी तरह से तड़पने लगी। थोड़ी देर शांत होने के बाद उसने एक अजीब से भाव के साथ मेरी तरह देखा। बाहर का माहौल कितना अच्छा है। जंगल में आदि से घूमते हैं, कुछ को तो इंसान भी पसंद कर लेते हैं और अपनी सवारी बना लेते हैं, फिर खाने पीने की चिंता किए बिना अपनी जिंदगी जीते हैं। म्याऊं। तो तुम हमारे जैसे इस सड़े हुए तहाने में क्यों आओगे? उसकी ये भोली भाली बातें सुनकर मैं खामोश रहा। ड्रैगन कुल का होने के नाते मैं बाहरी दुनिया की क्रूरता और ऊंच नीच के बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ। भले ही यह तहना ऊनी और हिंसक है, लेकिन यह वो जगह है जहाँ ताकतवर ही कमोरों पर राज करते हैं। यही यहाँ की सच्चाई है। तुम्हें यकीन नहीं होता तो मत करो। मैं उसके जीने के नरिये को सही करने के लिए अपना मुंह खराब नहीं करना चाहता था। जलने के घावों के तेज दर्द की वजह से वो तड़पक कर छटपटाने लगी। तुम अभी भी किसका इंतजार कर रहे हो? मैं हार गई। मार डालो मुझे। क्या तुम्हें मुझे तकलीफ में देखकर मजा आता है? उसकी मौत की भीख मांगती दयनीय हालत को देखकर मेरा दिल थोड़ा पिघल गया। अगर लड़ाई के दौरान ऐसी हमदर्दी दिखाई तो यकीनन मेरी जान चली जाएगी।
जैसे ही मैंने अपना दिल मजबूत करके यह सब खत्म करने की तैयारी की, तभी एक कान फाड़ देने वाले धमाके ने पास की पत्थर की दीवारों को चकनाचूर कर दिया। टहने का पूरा लेवल बुरी तरह से कांप रहा था और एक तरफ झुक रहा था। क्या उन इंसानों ने फिर से हमला कर दिया? मौत से डर नहीं लगता इन्हें? इंसान? मैंने तुरंत इस अहम जानकारी को पकड़ लिया जो मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकती थी। कैसे इंसान? उसने बड़ी मुश्किल से मुझे दूसरे लेवल के मौजूदा हालात के बारे में बताया। कुछ समय पहले इंसानों ने फिर से तहनाने पर कब्जा करने की कोशिश की थी। फिर दूसरी मंजिल के बॉस ने उन्हें बार बार बुरी तरह हराया। कुछ इंसान जो लीडर लग रहे थे सबसे नौजवान लोगों के ग्रुप को लेकर भाग गए। कुछ ताकतवर लोग पीछे रह गए और तब से वो दूसरी मंजिल पर ही फंसे हुए हैं। इस दौरान वे लगातार दूसरी मंजिल को पार करने की कोशिश करते रहे हैं ताकि वो तहखाने से बाहर निकल सके। पर वो भला बॉस को कैसे हरा सकते हैं? हर बार उनके बहुत से लोग मारे जाते हैं। लगता है अब उन्होंने फिर से कोशिश शुरू कर दी है। इस बार उनकी हलचल इतनी जबरदस्त है कि शायद बचे हुए सभी लोग मिलकर अपनी जान की बाजी लगाने वाले हैं। मैं बॉस की जगह का रास्ता पूछने ही वाला था कि मेरे बगल की चट्टानी दीवार एक धमाके के साथ टूट गई और हर तरफ धूल ही धूल हो गई। चांदी का कवच पहने एक सुंदर नौजवान बुरी हालत में लुढ़कता हुआ हमारे सामने आ गिरा। उसके हाथ की सोने की बड़ी सी तलवार पर भयानक दरारें पड़ी हुई थीं। राक्षस, क्या तुम बॉस के चेले हो? उसने फौरन मुझे और नेकोमाता को देख लिया था। उसकी आंखों में पल भर में दुश्मनी और मरने मारने का इरादा भर गया। कैप्टन फिंग, यहाँ बॉस के कुछ राक्षस हैं, मैं इनसे निपटता हूँ। तुम लोग बड़े राक्षस पर ध्यान दो। वह टूटी हुई पत्थर की दीवार की तरफ जोर से चिल्लाया ताकि उसकी टीम का हौसला बना रहे। उसके लड़ने के जज्बे की चांदी जैसी चमक ने पास दिन जैसा उजाला कर दिया। आ जाओ कमीने राक्षसों, आज या तो तुम मरोगे या फिर मैं नफरत से भरे इस बदनसीब लड़के को देखकर एकदम दंग रह गया। इस सब से मेरा क्या लेना देना? तुम तो बेवजह ही लड़ रहे हो। मैंने समझाने के लिए जैसे ही मुंह खोला, वो नौजवान कमान से निकले तीर की तरह मुझ पर झपटा। उसकी तलवार का वो जोरदार वार मेरी आंखों में किसी स्लो मोशन रिप्ले की तरह था। मैं बड़ी आसानी से एक तरफ हटकर बच गया। तलवार से उठी तेज हवा मेरे माथे को छूकर गुजरी और मेरे पीछे की पत्थर की दीवार को तोड़ दिया। मैंने इस बेमतलब की लड़ाई को रोकने की कोशिश की, इंसानी जबान में बोलकर, पौराणिक कथाओं का सबसे ऊंचे दर्जे का जादुई जानवर। उसने मेरी बात सुनी, लेकिन इसके बजाय उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया और उसे ठंडा पसीना आने लगा। उसने मान लिया कि मैं एक पौराणिक कथाओं का छोटा जानवर हूँ जिसे खत्म करना जरूरी है। और तो और वो खुद को महान समझकर मुझे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सीढ़ी बनाना चाहता था। उसकी इन बेतुकी कल्पनाओं पर मुझे हंसी और गुस्सा दोनों एक साथ आ रहे थे। मुझे माफ करना टीचर जिनगे, आने वाली पीढ़ियों के लिए मुझे उस तकनीक का इस्तेमाल करना ही होगा। नहीं, तुम मेरी बात सुन भी रहे हो या नहीं? उस नौजवान के हाथों में पकड़ी बड़ी तलवार जोर जोर से कांपने लगी। लिमिट ब्रेक। उसके शरीर के हर रोए से बेहिसाब ताकत पागलपन की तरह बाहर निकलने लगी। उसकी चांदी जैसी लड़ने की शक्ति पल भर में बहते हुए खून से एक अजीब गहरे लाल रंग में बदल गई। मैं हैरानी से उसकी जबरदस्ती अपनी हद पार करते हुए स्टेटस पैनल को देख रहा था। इस तरह की जानलेवा तकनीक साफ तौर पर अपनी उम्र को जलाकर ताकत हासिल करने के लिए थी। इस समय उसके सारे आंकड़े बुरी तरह से घायल मुझ पर पूरी तरह से हावी हो चुके थे। आने वाली पीढ़ी के लिए जादुई जानवर। वो पलक झपकते ही टेलीपोर्ट होकर ठीक मेरे सामने आ गया। उसकी तलवार की चमक एक खून जैसे लाल झंडे की तरह बहुत बड़ी थी। मैंने अपनी जान बचाने के लिए टांगों में पूरी ताकत लगाकर बचने की कोशिश की। वो मुझसे ऐसे चिपक गया था कि मैं उससे पीछा ही नहीं छुड़ा पा रहा था। मेरे पास और कुछ सोचने का वक्त नहीं था। मैं तेजी से दौड़कर बेहोश पड़ी उस बिल्ली लड़की के पास पहुंचा और उसे अपने कंधे पर उठाकर तेजी से भागा। मुझे छोड़ो, तुम क्या करना चाहते हो? यह बिल्ली लड़की तो मेरे माथे पर काटने और नोचने लगी। चुप रहो। मैंने पलटकर उसकी गर्दन के पीछे की खाल पकड़ ली। उसका नाजुक शरीर एक पल के लिए कांपा और फिर तुरंत ढीला पड़ गया। मुझे छोड़ो, म्याऊं। मेरे पीछे सुनहरी तलवारों की बारिश अभी भी हो रही थी। अबे, मैं कोई बैंक लूट कर थोड़ी भाग रहा हूँ, तो तुम मेरे पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हो? जोरदार शारीरिक मेहनत की वजह से मेरे घाव से ऊन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। मेरी हेल्थ 200 से भी नीचे चली गई है। दानव, वहीं रुक जा, नहीं भाग रहा। तेरा बाप यही कहा है, मार ले आकर। तू पागल वागल है क्या? मनहूस दानव कहीं के, तूने हमारे कितने साथियों को मारा है और अब तुझमें मुझसे लड़ने की भी हिम्मत नहीं है। मैंने तेरे साथियों को कब मारा बे? अगर तेरा दिमाग सा नहीं है तो जाकर धोकर आ, समझा? मैं उसे कोसते हुए पीछे मुड़कर देखने लगा। मैंने देखा कि उसकी शक्तियाँ ओवरलोड होने की वजह से तेजी से ढह रही थीं।
बहुत ज्यादा थक जाने की वजह से उसकी ताकत अब खत्म हो चुकी थी। जब विज्ञानी जान पे खेलकर ये आखिरी वार करने पर तुला ही हुआ है, तो मेरे अंदर दबा हुआ गुस्सा भी अब और बर्दाश्त नहीं करेगा। दानव, मरने के लिए तैयार हो जा। उसके पूरे शरीर की नसें उभर आईं और उसने अपनी बची खुची सारी ताकत अपनी बगी सी तलवार में डाल दी। उसके जानलेवा हमले का सामना करते हुए मैंने एक ठंडी आह भरी। तेरे बाप ने तुझे सिखाया नहीं क्या कि किसी को उसकी हद तक नहीं धकेलना चाहिए? पवित्र रोष प्रहार। उस नौजवान ने दहाते हुए अपनी जान की बाही लगाकर तलवार घुमाई। 50 मीटर से भी लंबी तलवार की ऊर्जा किसी पहाड़ के टूटने की तरह मेरी तर टूट पी। इस तरह का भारी दबाव वाकई मुझे एक ऐसे तरह का एहसास करा रहा था जो पहले कभी नहीं हुआ। मुझे बहुत होड़ का गुस्सा आ गया था। यादा से यादा मुझे कुछ और अनलॉक पॉइंट्स खर्च करने पेंगे। अजय होने के लिए 5 अनलॉक पॉइंट्स तुरंत ही खर्च हो गए। ताइशु ड्रैगन ब्रीद इसे रोक तो सकती थी, लेकिन उसके बाद मैं हमला करने के काबिल नहीं रहता। मैंने अजय मोड चालू करने का फैसला किया और साथ में क्रिटिकल हिट के पल्स बर्स्ट का इस्तेमाल किया, और देखते ही देखते मैं एक धधकते हुए तोप के गोले में बदल गया और बर्दस्ती उस तलवार की ऊर्जा से जा टकराया। बर्दाश्त घर्षण की वजह से मेरे ड्रैगन के स्केल्स जलकर एकदम लाल हो गए। तलवार की वो धार जो पहले रोकी नहीं जा सकती थी, टक्कर में वो किसी कागज की तरह एक पल में मेरे आर पार हो गया। शुक्र है उस अजय स्किल का जिसने मेरी जिंदगी को जबरदस्ती एक पॉइंट पर लॉक कर दिया। उस नौजवान ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह से पलटवार करूंगा। मैंने एक हथौड़े जैसे जोरदार हेडबट से उसके पेट पर हमला किया। उसका जो कवच कभी मजबूत हुआ करता था वो इस पल बिस्किट की तरह टूट गया। जबरदस्त टक्कर की वजह से वो सीधे सैकड़ों मीटर दूर जाकर गिरा। लगातार दर्जनों पत्थर के खंभों को तोड़ने के बाद आखिर में वो एक दीवार से टकराकर ढेर हो गया और उसकी सांसें पूरी तरह थम गईं। इस घटिया इंसान ने आखिरकार अपने घमंड की कीमत चुका ही दी। घोषणा। इंसान को मारने पर 20 गुना एक्सपीरियंस मिला। लेवल बढ़कर 17 हो गया है। मैं तेजी से बढ़ते लेवल की जानकारी को देख रहा था। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। एक इंसान को मारने से मैं सीधे 6 लेवल ऊपर चला गया। इतना ही नहीं, मेरी ट्रूथ स्किल भी एक पल में अपने मैक्स लेवल पर पहुंच गई। घोषणा। अनलॉक पॉइंट बाउंटी मिशन शुरू हो गया है। मेन क्वेस्ट। दूसरे फॉलोअर के बॉस मेड्यूसा के सिर को मारो। मिशन का इनाम 50 अनलॉक पॉइंट्स। मैं स्क्रीन पर दिख रहे 50 मीटर के उस भयानक सिर को देखकर गहरी सोच में पड़ गया। मेरे पीछे से नेकोमाटा की डरी हुई आवाज आई, तुम आखिर हो क्या चीज? बुरी तरह जख्मी और मरती हुई नेकोमाटा मुझे ऐसे घूर रही थी मानो किसी शैतान को देख रही हो। जैसे ही तुमने उस इंसान को मारा, तुम्हारे सारे जख्म कैसे भर गए और तुम्हारी ताकत एक पल में इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई? इस तरह से ताकत का बढ़ना तो नामुमकिन है। जाहिर है कि वो बुरी तरह डर गई थी। तुम आखिर क्या चीज हो? मैं बिना कोई एक्सप्रेशन दिए उसके सामने गया और उसे आखिरी, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम यही मरना चाहती हो या मेरे साथ दूसरे फॉलोअर के बॉस को मारने चलोगी? यह तो एक तरह से खुदकुशी करने जैसा था, जिसे सुनकर उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। दूसरे फॉलोअर के बॉस मेड्यूसा के सिर को मारना? तुम पागल हो गए हो क्या? मॉडल। मैं उस बिल्ली के कानों वाली लड़की को ठंडी मुस्कान के साथ घूरता रहा, जो डर से कांप रही थी और लगातार कांप रही थी। तो तुम्हें उस जादुई जानवर का नाम पता है? बेशक। दूसरे लेवल पर रहने वाला कौन सा जादुई जानवर उसे नहीं जानता? आखिर वो दूसरे लेवल का बॉस जो है, क्योंकि वो चल फिर नहीं सकता, इसलिए वो हमेशा तीसरे लेवल के दरवाजे पर तैनात रहता है। 1 मिनट रुको, कहीं तुम? आखिरकार उसने मेरे मन के पागलपन भरे इरादे का अंदाजा लगा ही लिया। तुम कहीं मेड्यूसा के सिर को मारना तो नहीं चाहते और तहखाने के तीसरे लेवल पर जाना चाहते हो? मैंने चुप रहकर उसके शक को यकीन में बदल दिया। तुम सच में पागल हो? वो अपने जख्मों की परवाह किए बिना मुझ पर जोर से चिल्लाई। तुम्हारी अभी की ताकत से तो मैं भी तुम्हें आसानी से हरा सकती हूँ। जब तक तुम मेड्यूसा के सिर को नहीं छेड़ते, दूसरे लेवल पर तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो फिर खतरा मोल क्यों लेना है? लेवल का फर्क होने की वजह से अभी मैं उसकी नजरों में वाकई कुछ भी नहीं था। आखिर तुम करना क्या चाहते हो? मैं उसकी आंखों में घूरता रहा और मैंने अपने दिल की सबसे सच्ची इच्छा जाहिर कर दी। तुमने अभी उन इंसानों के झुंड का जिक्र किया था। वो लोग तहखाने से बाहर निकलने के लिए ही उसे हराने गए थे, दूसरे लेवल के बॉस को, है ना? उसकी सांसें एक पल के लिए थम गईं। कहीं तुम सच में तहखाने से बाहर तो नहीं निकलना चाहते? मेरे चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आई जैसे जीत पक्की हो। लगता है कि और गहरे लेवल में जाने से सच में तहखाने से बाहर निकला जा सकता है। तो बताओ, इस तहखाने से बाहर कैसे निकलें? उसने गुस्से और हताशा में अपने दांत पीसे। तुम मुझसे बातें निकलवा रहे हो? हाँ, तो क्या हुआ? वैसे भी तुम बता तो चुकी हो, तो अब सब कुछ साफ बता ही दो। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? मैं ठंडेपन से मुस्कुराया और धमकी देने के लिए उसे अपना ड्रैगन का पंजा दिखाया। तुम न भी बताओ तो कोई बात नहीं,
क्योंकि मेरे पास भी दिमाग में घुसने की एक स्किल है। बस उससे बहुत ज्यादा दर्द होगा और तुम पागल हो जाओगी। अगर तुमने नहीं बताया तो मैं सीधे तुम्हारे दिमाग में घुस जाऊंगा और मुझे जो जानकारी चाहिए वो निकाल लूंगा। नेकोमाता का चेहरा पल भर में पीला पड़ गया। मैंने उसके डगमगाते हाव भाव को देखा और उसके सामने एक और आकर्षक प्रस्ताव रखा। अगर तुम मुझे सब कुछ बता दो और मेरा साथ देने के लिए तैयार हो जाओ तो मैं न सिर्फ तुम्हें जिंदा जाने दूंगा बल्कि तुम्हें ठीक भी कर सकता हूँ। उसके घायल बिल्ली जैसे कानों में हल्की सी हरकत हुई। तुम जो कह रहे हो क्या वो सच है? मैंने अपनी चौड़ी छाती थपथपाते हुए जोर से गारंटी दी। एक सज्जन का वचन 4 पागल कुत्ते भी नहीं पकड़ सकते। असल में इस दुनिया में सिर्फ एक तहखाना नहीं है, चुआंगडोंग तहखाना तो उनमें से बस एक मामूली सा हिस्सा है। कहा जाता है कि अति प्राचीन काल में देवताओं ने सब कुछ पर राज किया था, लेकिन प्राचीन काल के अंत में 10 तहखाने छोड़कर वे रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। ऐसा लगता है कि इस दबे हुए इतिहास को जानबूझकर मिटा दिया गया है, लेकिन इस दुनिया पर देवताओं का कंट्रोल कभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। हम जैसे जीव जो इसी तहखाने में पैदा हुए और पले बड़े हैं, उनके लिए इस पिंजरे से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है इस पूरे तहखाने को पार करना। तहखाने की हर मंजिल एक अलग और एक तरफा जगह है। एक बार अगर तुम गहराई में चले गए तो वापस आने का कोई रास्ता नहीं बचता। नेकोमाता ने मुझे बताया कि अगर आजादी वापस पानी है तो 5वीं मंजिल पर जाकर उस आखिरी राजा को हराना होगा। लिवियथन का नाम सुनते ही मेरा दिल जोर से धड़क उठा। वो 355 लेवल वाला विशालकाय जीव, वो तो सभी जीवों के लिए एक बुरे सपने जैसा है। क्या उस जैसे दानव को मारने के बाद ही यहाँ से निकल सकते हैं? तुम्हारी हालत देखकर तो ऐसा लगता है कि तुमने कहीं लिवियथन को देखा है। मैंने भारी मन से हाँ में सिर हिलाया। उसने मुझे बताया कि लिवियथन देवताओं की सवारी है, वो जगह के नियमों को नजरअंदाज कर सकता है। इस तहखाने में वो लगभग एक देवता की तरह ही अजेय है। नेकोमाता इस समय तक अपने गहरे जख्मों की वजह से जमीन पर बेजान सी पड़ी थी। उसकी सांसें बहुत धीमी चल रही थीं, मानो किसी भी पल थम जाएंगी। मैं जो कुछ भी जानती थी सब बता चुकी हूँ, अब तुम्हें अपना वादा निभाना चाहिए। मैंने उसकी कमजोर हालत को देखा, मेरा दिल थोड़ा पसीज गया। क्या तुम बाहर नहीं जाना चाहती? वह खुद पर ही तंज कसते हुए बेबसी से हंसी। चाहती हूँ, बिल्कुल चाहती हूँ। तुमने किसी बिल्ली को अपनी मर्जी से पिंजरे में बंद रहते देखा है, लेकिन चाहने से क्या होता है? क्या चाहने भर से मैं बाहर निकल सकती हूँ? उसकी इस मिलती जुलती बेबसी ने मुझे उसकी मदद करने पर मजबूर कर दिया। मैंने पॉइंट्स खर्च करके फौरन अनलॉक कर लिए, हीलिंग और कंसंट्रेशन, ये 2 स्किल्स। मैंने अपना ड्रैगन का पंजा धीरे से उसके माथे पर रखा और उससे हरे रंग की रोशनी निकली। हीलिंग, जिंदगी की शुद्ध ऊर्जा एक गर्म लहर की तरह उसकी आत्मा की गहराइयों में समा गई। ये उसका वो मरता हुआ शरीर उस पवित्र रोशनी में चमत्कारिक रूप से फिर से ठीक होने लगा। उसका जला हुआ चेहरा वापस एक लंबे बालों वाली खूबसूरत लड़की जैसा हो गया। मैंने दोनों स्किल्स को बारी से इस्तेमाल करके फौरन अपनी पूरी एनर्जी वापस पा ली। यह कॉम्बिनेशन तो एक परपेचुअल मोशन मशीन की तरह था। डंजन पार करने के लिए यह वाकई एक कमाल की स्किल थी। वह बिल्ली चौंककर उछली और अपने पूरी तरह से ठीक हो चुके शरीर को देखने लगी। तुमने यह क्या किया? बस तुम्हारे जख्म ठीक किए हैं। मैंने अपना ड्रैगन का पंजा पीछे किया और उसे गंभीरता से देखा। मैं यह वादा तो नहीं कर सकता कि तुम इस तहखाने से बाहर निकल पाओगी, लेकिन इतना जरूर कर सकता हूँ कि इस दूसरी मंजिल पर तुम्हें खाने पीने की कोई कमी न हो। क्या तुम मेरा साथ देना चाहोगी? वह बस हैरानी से मुझे घूर रही थी, जो कि सिर्फ 60 सेंटीमीटर का एक छोटा सा जीव था। तुम्हारा मतलब हम मुख्य मेड्यूसा को मारने जा रहे हैं? मैंने सिर हिलाकर उस दीवानेपन से भरे प्लान के लिए हाँ कह दी। यह सुनकर उसने फौरन थोड़ी घमंड से अपने रोइंदार कान ऊपर उठाए। वो तो जाहिर सी बात है, बस मुझे अपना इंसानी रूप छोड़ना होगा और अपने असली जानवर के रूप में आना होगा। फिर इस दूसरी मंजिल पर मुख्य मेड्यूसा के अलावा सबसे ताकतवर मैं ही हूँ। तो फिर मेरे साथ मुख्य मेड्यूसा को मारने चलो। मैं तुम्हारे साथ यह जोखिम क्यों उठाऊं? मैंने उससे वादा किया है कि जैसे ही सरदार मारा जाएगा वो इस लेवल की इकलौती रानी बन जाएगी। सरदार और रानी, ये 2 शब्द सुनकर उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। कोई चारा भी तो नहीं है, तुमने मेरी जान बचाई है, इस नाते मैं तुम्हारी एक बार मदद कर देती हूँ। चलो मेड्यूसा के सिर को हराते हैं। मैंने उसके उस नकचड़ी अंदाज को देखा और मुड़कर युद्ध के मैदान में आगे बढ़ गया। मेरे पीछे आओ। वो तेजी से मेरे पीछे आई और बड़बड़ाने लगी। अरे हाँ, तुम आखिर हो क्या, ड्रैगन या कुत्ता? ड्रैगन लगते तो नहीं हो, तो क्या मैं कुत्ता लगता हूँ? एक छोटा सा काला कुत्ता, मोटे पेट वाला, सिर भी कुत्ते जैसा है। आज से मैं तुम्हें कुत्ता बुलाऊंगी। मैंने भी मजाक में उस तानेबाज बिल्ली के कानों वाली लड़की को एक निकनेम दे दिया। तो ठीक है, तुम मुझे कुत्ता बुलाओगी तो मैं तुम्हें नेकोमाटा बुलाऊंगा। ये नेकोमाटा क्या बला है?
वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ा रही थी कि असल में उसका भी एक नाम है। हम अपनी इंद्रियों को चौकन्ना रखते हुए ऊर्जा की तरंगों के केंद्र की ओर बढ़ने लगे। क्या हम सीधे हमला कर दें? आवाजें सुनो। इंसान अभी भी मेड्यूसा के सिर से लड़ रहे हैं। हमें सीधे उनसे भिड़ने की जरूरत नहीं है। हम चुपचाप तमाशा देखेंगे और मौके का फायदा उठाएंगे। इस तहखाने के जीवों के दिमाग में लेवल अप जैसी कोई चीज नहीं होती। उनके लिए मारना सिर्फ जिंदा रहने और पेट भरने के लिए होता है। ताकत का कम या ज्यादा होना यह सिर्फ जिए गए लंबे सालों पर निर्भर करता है। और दूसरी मंजिल के निकास की पहरेदारी करने वाला मेड्यूसा का सिर कम से कम 500 सालों से वहां अड्डा जमाए हुए है, जिसने ऊपर की मंजिलों तक जाने वाले सभी जरूरी रास्तों को कसकर बंद कर दिया है। समुद्री एनिमोन की तरह जीने का उसका तरीका उसे बिना हिले डुले ही शिकार के खुद जाल में फांसने का मजा लेने देता है। चुआनडोंग साम्राज्य के वंशजों के लिए अपनी सीमाओं को तोड़कर एक बुरी तरह से घायल योद्धा साधु ने अपने पूरे शरीर की ताकत को जलाकर अपनी आखिरी और जानलेवा दहाड़ लगाई। बदकिस्मती से इससे पहले कि वो उस 20 मीटर व्यास वाले खौफनाक सिर के पास पहुंच पाता, दर्जनों जहरीले सांपों ने लंबे चाबुकों की तरह पल भर में उसके नाजुक अंगों को भेद दिया। इस दैत्य के मुंह के अंदर भरे हुए थे रोंगटे खड़े कर देने वाले घने और तेज दांत। दर्द से छटपटाते हुए उस बेचारे योद्धा साधु को पूरी तरह निगल लिया गया। मैं और नेकोमाता परछाइयों में छिपकर यह दर्दनाक नजारा देख रहे थे। 200 लोगों की उस हमलावर सेना में से अब सिर्फ गिने चुने लोग ही बचे थे। हा, ये इंसान भी कितने बेवकूफ हैं। जानते हैं कि जीत नहीं सकते, फिर भी मरने चले आते हैं। नेकोमाता बड़े चाव से सब कुछ ऐसे देख रही थी जैसे कोई बेहतरीन शो का मजा ले रही हो। वहीं मैं शांति से सत्य की आंख का इस्तेमाल करके लड़ाई के बदलते हालात का जायजा ले रहा था। मेड्यूसा के सिर का डेटा बेहद खौफनाक और निराश करने वाला था। भले ही उसके पास कोई फिजिकल डिफेंस नहीं था, वो फिर भी लगभग अमर थी। उसका 15,000 का मैजिक डिफेंस मुझ जैसे मैजिक टाइप खिलाड़ी के लिए काल था, लेकिन मैं जानता था कि इन 500 सालों में यही उसके सबसे कमजोर होने का पल है। इंसानों की एक साथ झुंड में हमला करने की रणनीति भले ही क्रूर थी, लेकिन उसने उसकी 1/3 ताकत भी खत्म कर दी थी। अगर यह सुनहरा मौका हाथ से निकल गया तो शायद मैं हमेशा के लिए इसी अंधेरी दूसरी मंजिल में फांस कर रह जाऊंगा। मुझे इन इंसानों के खून की आखिरी बूंद खत्म होने से पहले ही अचानक हमला करना होगा। अपग्रेड, क्रिटिकल हिट, अनलॉक, कमजोरी पर वार। मैं बिना किसी झिझक के अपनी जमा की हुई सारी दौलत को एक पल में जानलेवा ताकत में बदल दूंगा। जीत और हार का फैसला इसी सब कुछ दांव पर लगाने वाले जुए में होगा। आखिरकार बचे हुए 9 योद्धाओं ने भी आत्मघाती आखिरी हमला कर दिया। सीमा तोड़ना। सुर्ख लाल रंग की खून की भाप ने घने अंधेरे वाली गुफा को दिन के उजाले की तरह रोशन कर दिया। अंजाम की परवाह किए बिना जान पर खेलने का ये अंदाज उस विशाल दैत्य को भी खतरे का एहसास करा रहा था। नेकोमाता, मैंने अभी तुम्हें बताया था कि क्या करना है। रुकावट मत बनना। मैंने अपने पास खड़ी बिल्ली के कानों वाली लड़की को आखिरी हुक्म दिया। ठीक है, तुम भी अपनी बात से मुकरना मत। मेड्यूसा के सिर को खत्म करने के बाद मैं दूसरी मंजिल की रानी बनूंगी और तुम तीसरी मंजिल पर दफा हो जाना। मुझे दूसरी मंजिल जैसी इस वीरान जगह में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं एक परछाई में बदल गया और इंसानों के हमले की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने लगा। एक एक करके सारे योद्धा जहरीले सांपों के दांतों का शिकार हो रहे थे, लेकिन उनकी कुर्बानी ने आखिरकार मेरे लिए पास जाने का एक मौका बना दिया। अपने मरे हुए साथियों के लिए, चुआनडोंग के लिए, बचे हुए योद्धा ने अपनी जान की बाजी लगाकर अपना हथियार उस दैत्य के गले में घोंप दिया। जिस आखिरी वार का मुझे बेसब्री से इंतजार था, वो पल आखिरकार आ ही गया। नीले हरे रंग का खून फव्वारे की तरह तेजी से बहने लगा। मेड्यूसा का सिर पागलों की तरह दर्द से बुरी तरह चीखने लगा। तहखाने की रानी की गद्दी छोड़ दे। जानवर का रूप लेकर नेकोमाता एक चमकती हुई लकीर की तरह अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ी, लेकिन दुश्मन की 8,000 से ज्यादा की सजगता के सामने ये हमला फिर भी काफी धीमा लग रहा था। लगभग आधे सिरों ने तुरंत अपना निशाना बदल लिया और उसके रास्ते पर निशाना साध लिया। जाहिर है कि मेड्यूसा के सिर की अक्ल आम जीवों की सोच से कहीं ज्यादा थी। इस वक्त वो इस घात को नाकाम करने अपने शिकार को देखकर आई मुस्कान। अफसोस, उसे मेरे यहाँ होने का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। कमजोरी पर हमला। दर्जनों गहरे लाल रंग के कमजोर हिस्से मेरी नजरों के सामने चमक रहे थे। मैं जो कब से हमले के लिए तैयार बैठा था, मेरा जबरदस्त हमला उसी पल धमाके के साथ हुआ। उस जबरदस्त ताकत ने मेरे पैरों के नीचे की जमीन को सीधे उड़ा दिया। मैं आग की लपटों से घिरे हुए एक भारी तोप के गोले की तरह सनसनाता हुआ आगे बढ़ा। रास्ते के पत्थर के खंभे मेरे भयानक तापमान के झटके से पल भर में ढह गए।
भले ही उसने दर्जनों सिरों से मुझे रोकने की कोशिश की, पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। मैं एक ना रोकी जा सकने वाली ताकत से सीधे उसका रक्षा कवच चकनाचूर कर दिया। सिर से एक जोरदार टक्कर पूरी ताकत से उसके बड़े से सिर के पिछले हिस्से पर जा लगी। हजारों लोगों के एक साथ रोने जैसी एक अजीब चीख पूरे तहखाने में गूंज उठी। मेरी खोपड़ी के चटकने का असहनीय दर्द मेरे दिमाग तक साफ महसूस हुआ। अगर अजय स्किल का असर न होता तो इस टक्कर में मेरे कप के चिथड़े उड़ गए होते। दूसरी मंजिल पर 500 सालों तक राज करने वाला बादशाह मेरे एक ही वार से 100 मीटर दूर उड़ गया। उसका मुड़ा तुरा शरीर दूर एक चट्टान की दीवार में बुरी तरह धंस गया था। ढहने की वजह से पूरा तहखाना जोर जोर से कांप रहा था। मैं बेजान सा जमीन पर गिर पड़ा और धूल और धुएं के बीच इकट्ठा घूरता रहा। जीवन ऊर्जा शून्य। ये आंकड़ा देखकर मुझे यकीन हुआ कि मैं यह बड़ी बाजी जीत गया हूँ। मेरे चेहरे पर मौत के मुंह से बचने के बाद वाली एक दर्दनाक मुस्कान आ गई। घोषणा, आपका लेवल बढ़ गया है। मौजूदा लेवल 20 है। विकास की शर्तें पूरी हो गई हैं। घोषणा, मुख्य मिशन पूरा हो गया है। 50 अनलॉक पॉइंट आपके खाते में आ गए हैं। कृपया जांच लें। हाँ, जीत गया। मैं दूसरी मंजिल का बॉस हूँ। हरामजादे, तुम बहुत कमाल के हो। मेरा तो मन कर रहा है कि तुम्हारे बच्चे की माँ बन जाऊं। नेकोमाटा अपने इंसानी रूप में वापस आ गई और खुशी से उसने मुझे जोर से गले लगा लिया। ठीक है, छोड़ो। मैंने फिर से हीलिंग और कंसंट्रेशन का साइकिल शुरू किया और उसके घावों को पूरी तरह से भर दिया। तीसरे लेवल पर जाने का रास्ता आखिरकार पूरी तरह से खुल गया। मैं उस खाई जैसे दरवाजे के सामने खड़ा था, एक नई चुनौती का सामना करने के लिए तैयार। तुम सच में जा रहे हो? पीछे से नेकोमाटा ने उदासी भरी आवाज में पूछा। क्या हुआ? मुझे जाने नहीं देना चाहती। भला तुम्हें कौन रोकेगा? उसका चेहरा लाल हो गया और वह हकलाते हुए अपनी पूंछ मरोड़ने लगी। तुम बहुत होशियार हो और मैं बहुत ताकतवर हूँ। मैं दूसरे लेवल की रानी बनूंगी। तुम मेरी सलाहकार बन जाओ। वह चाहती थी कि मैं रुक जाऊं इस आरामदायक दूसरे लेवल पर राज करने के लिए, लेकिन मैं जिस चीज की तलाश में हूँ वह यहाँ है ही नहीं। रहने दो, मैं तो बाहर की दुनिया में ही जाना चाहता हूँ। क्यों? बाहर निकलने के लिए इस तहखाने को लड़कर पार करना होगा। जितना नीचे जाओगे शैतानी जानवर उतने ही ताकतवर होते जाएंगे। मेडुसा के सिर जैसा शैतानी जानवर तीसरे लेवल पर शायद बहुत ताकतवर माना जाए, लेकिन चौथे लेवल पर तो वह एक मामूली सैनिक के बराबर भी नहीं है। और 5वें लेवल की तो बात ही छोड़ दो, वहाँ आम शैतानी जानवरों के अलावा वह लेविथान भी है। बाहर निकलना नामुमकिन है। हो सकता है कि यह रास्ता मौत के मुंह में ले जाए, शायद, लेकिन मुझे फिर भी नीला आसमान और गर्म सूरज ही पसंद है। मैंने इस दुनिया पर एक आखिरी नजर डाली और बिना झिझके उस खाई में छलांग लगा दी। दूसरे लेवल पर अब ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सके। किस्मत रही तो फिर मिलेंगे। नेकोमाटा, मेरे लिए शायद आजादी तक पहुंचने का यही एक रास्ता है। तीसरे लेवल पर पहुंचते ही मैं सिहर उठा। मन में सोचा, काश मैं तहखाने की दूसरी मंजिल पर ही रुक गया होता। यह तीसरी मंजिल तो बर्फ से ढकी एक बहुत बड़ी दुनिया है। यहाँ का तापमान लगभग -150 डिग्री है। नाक बहते ही सिर्फ बर्फ की तरह जम जा रही है। न सिर्फ मेरे ड्रैगन के स्केल्स पर मोटी बर्फ की परत जम गई है, बल्कि सिर्फ 5 मिनट में मेरी हेल्थ भी तेजी से घट रही है। जान बचाने के लिए मुझे तुरंत दूसरा इवोल्यूशन शुरू करना होगा। मैं अपने दिमाग में इवोल्यूशन की शाखाओं को देखने लगा। इविल ड्रैगन और कैंडल ड्रैगन जैसे सामान्य विकल्पों के अलावा पैनल पर एक ऐसा अनदेखा छिपा हुआ रास्ता दिखाई दिया। मिनिएचर आइस ड्रैगन। ऐसा लगता है कि यह बहुत ज्यादा ठंड में गर्मी के स्रोत के लिए एक मजबूत इच्छा रखने पर एक्टिवेट होता है। यह न सिर्फ एक बहुत ही दुर्लभ प्रजाति का वंश है, बल्कि इसके साथ बर्फ से पूरी तरह इम्यून रहने की खासियत भी है। इस खराब मौसम में ढलने के लिए मैंने बिना किसी झिझक के कंफर्म बटन दबा दिया। एक गर्म लहर मेरे दिल से निकलकर मेरे पूरे शरीर में फैल गई। पुराने स्केल्स के झड़ने के साथ ही कंपा देने वाली ठंड पूरी तरह से गायब हो गई। जब मैंने दोबारा अपनी आंखें खोली तो देखा कि मेरा शरीर 65 सेंटीमीटर से बढ़कर 1.2 मीटर का हो गया था। मेरे बैंगनी काले स्केल्स अब क्रिस्टल जैसे पारदर्शी हल्के नीले रंग के हो गए थे। और तभी मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी। मैंने जल्दी से अपडेटेड स्टेटस पैनल को चेक किया। हालांकि मेरी एजिकल ताकत ज्यादा नहीं बढ़ी थी, लेकिन मेरी मैजिक पावर और मैजिक डिफेंस की वैल्यू लगभग दोगुनी हो गई थी। लगता है कि आखिरकार मुझे एक मेज के रास्ते पर ही चलना पड़ेगा। मैं विल स्किल को अनलॉक करने के तरीके के बारे में सोच ही रहा था कि तभी मेरे सिर के ऊपर से एक जानी पहचानी चीज सुनाई दी। हटो हटो। मैं सिर उठाकर कुछ देख पाता, इससे पहले ही ढाल जैसे बड़े बड़े कूल्हे आसमान से नीचे आ गिरे। मुझे लगा जैसे मेरा ड्रैगन वाला चेहरा वहीं पर चपटा हो गया हो। मेरी दर्द भरी चीख उस पूरे बरीले मैदान में गूंज गई। मैंने उस भारी बोझ को धकेल कर देखा
तो आसमान से गिरने वाला यह गुनहगार असल में माओ यू था। आउच आउच आउच। नीचे कूदते समय मेरा माथा रास्ते के किनारे से टकरा गया। मैं हैरान होकर इस बिन बुलाए मेहमान को देखने लगा। तुम नीचे कैसे आ गए मॉडल? नेकोमाटा ने अपना सिर सहलाते हुए बेचारगी भरी नजरों से मुझे देखा। मुझे बस डर था कि तुम तीसरी मंजिल पर कहीं भूखी न मर जाओ। वैसे अरे ओ बदमाश, तुम इतनी बड़ी कैसे हो गई? तुम्हारा रंग भी बदल गया है, ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ से बनी हो। बहुत सुंदर लग रही हो। पहले बकवास बंद करो। तुम मेरे उस जगह पर खड़ी हो। अरे माफ करना। उसने हड़बड़ी में मुझे बर्फ से खींचकर उठाया। अब कैसा है? मैंने तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं पहुंचाई, है ना? मैं दर्द को सहते हुए लाचारी से बोला। चोट बहुत जोर की लगी है। अगर ठीक नहीं हुआ तो शायद छाती के नीचे का पूरा हिस्सा काटना पड़ेगा। अरे मुझे माफ कर दो। मैं उसके शरारती लेकिन मासूम से चेहरे को देख रहा था। भले ही मैं मुंह से शिकायत कर रहा था, पर दिल में एक अजीब सी गर्माहट महसूस हो रही थी। अब से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। मैं उसकी ये बड़ी बड़ी बातें सुन रहा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हंसूं या रोऊं। तुम कहीं ये तो नहीं भूल गई कि 3 घंटे पहले तुम्हें जमीन पर कौन पटक रहा था? नेकोमाटा ने चिढ़कर जोर जोर से पैर पटके। वो तो इसलिए कि मैंने अपने असली रूप का इस्तेमाल नहीं किया था। अगर अपना असली रूप इस्तेमाल करती तो कब का तुम्हें मसल कर रख देती। ओहो ऐसी बात है। मैंने उससे और बहस नहीं की। मैं इस अजीब लड़की को लेकर बर्फीले मैदान के और अंदर चला गया। मुझे आने वाली लड़ाइयों से मन की शक्ति वाली स्किल को अनलॉक करने का अपना अंदाजा जांचना था। शांत बर्फीले मैदान में अचानक कई जोरदार बवंडर उठने लगे। वो मेरे चारों ओर पागलों की तरह नाच रहे थे। मैं बिना डरे उन तूफानों को अपने शरीर से टकराने दे रहा था। बर्फ की तेज धारें मेरे ड्रैगन स्केल से टकराकर चिंगारियां निकाल रही थीं, पर वो उस छोटे बर्फीले ड्रैगन के शरीर पर एक खरोंच भी नहीं लगा पा रही थी। दूर खड़ी नेकोमाटा इस बात से नाराज थी कि मैं उसे मदद नहीं करने दे रहा था। मैं इस जबरदस्त घेराबंदी के बीच भी एकदम शांत था। अरे तीसरी मंजिल के जादुई जानवरों में बस इतना ही दम है क्या? कोई और ज्यादा ताकतवर नहीं है क्या? मेरी उकसाने वाली बातें सुनकर वो चारों बवंडर तेजी से मिलकर एक रूप लेने लगे। 3 मीटर लंबे लाल आंखों वाले 4 विशाल भेड़ियों ने अपने खूंखार पंजे और दांत दिखाए। वे सत्य की नजर में बेहद डरावने लग रहे थे। सूचना, वायु तत्व की इम्यूनिटी एनालॉग हो गई है। 36 बर्फीले भेड़ियों के हमले को झेलने के बाद मैंने आखिरकार अपनी थ्योरी को सही साबित कर दिया। विल स्किल को एक ही तत्व के लगातार हमले झेलकर जबरदस्ती हासिल किया जा सकता है। इससे पता चलता है कि लेवल में आगे होने के बावजूद अगर खदूद को बचाने के लिए स्किल्स न हो तो कमजोर लोग भी तुम्हें हरा सकते हैं। लड़ने के बोरिंग तरीके वाले योद्धाओं के मुकाबले एक जादूगर का भविष्य ज्यादा शानदार है। पल्स, मैं एक नीली हरी बिजली की लकीर बन गया। सफेद खून बर्फ पर गिरा और पलक झपकते ही जम गया। माटा, खाना खा लो। आ गई। उसने भेड़िए की टांग उठाई और मजे से खाने लगी। उसने उत्सुकता से मेरे ड्रैगन स्केल से ढके सिर के पिछले हिस्से को छुआ। एक अजीब से आराम के एहसास ने मेरे पूरे शरीर में कंपकंपी पैदा कर दी। हाथ मत लगाओ, वो मेरी सेंसिटिव जगह है। अरे नहीं, ऐ पागल, तुम्हारे ड्रैगन स्केल्स बहुत सख्त हैं। म्याऊं। वह मेरे इस कुदरती कवच को हसरत भरी नजरों से देख रही थी। पहली बार देख रही हो क्या? सच में। अम्मम, चलो ये बाद में बताऊंगा। लेवल 5 पर पहुंचने के बाद मुझे पता चला कि मेरे बढ़ने की रफ्तार यहाँ के जीवों से कहीं ज्यादा तेज है। माटा भले ही मुफ्त के एक्सपीरियंस से लेवल 59 पर पहुंच गई, लेकिन असल लड़ाई में वह अभी भी बहुत कच्ची है। उसकी वो एक ही चाल इस पेचीदा कारकोठरी में बिल्कुल काम नहीं आती। बाउंटी मिशन में 80 पॉइंट के इनाम वाले आइस फिनिक्स के मेन क्वेस्ट को देखते हुए मैंने दूर क्षितिज पर उस 3 किलोमीटर ऊंचे विशाल हिरण पर एक नजर डाली। क्या हम उस चीज को हरा सकते हैं? वो चीज तो धरती पर हमला करने वाले किसी एलियन जैसी दिखती है। शायद वो ज्यादा कमजोर नहीं होगा। चलो पंगा नहीं लेते। लाल आंखों वाले बर्फीले भेड़ियों को मारना ही काफी है। मैंने बेस्वाद भेड़िए की टांग फेंक दी और बेहतर शिकार की तलाश करने लगा। सामने एक विशाल शक्ति से बनी बर्फ की एक शानदार घाटी थी। जटिल और घुमावदार रास्तों ने बाहर की ज्यादातर रोशनी को रोक दिया था। जैसे ही मैंने उस अंधेरी परछाई में कदम रखा, मेरे शरीर की ताकत पल भर में बढ़ गई। मिडनाइट पावर असर करने लगी थी। यह जगह तो जैसे मेरा अपना इलाका है। तहखाने की तीसरी मंजिल पर आए हुए पूरे 3 दिन हो गए हैं। 200-300 बर्फीली घाटी की चीलें मेरे चारों ओर लगातार चक्कर लगा रही हैं और चीख रही हैं। इन तीखी चीखों में बेकाबू गुस्सा भरा हुआ था। सैकड़ों बर्फीले भाले एक बार फिर बारिश की तरह मुझ पर बरसने लगे। इतने समय की मशक्कत के बाद मैं अब इसमें माहिर हो चुका था। मेरे शिकार। तभी बर्फ की दीवार पर गुलाबी रंग की रोशनी की कई धारियां चमकीं। पीछे वाले दैत्यों को मुड़ने का मौका भी नहीं मिला।
कि नेकोमाटा ने उन्हें चीर कर रख दिया। उसने अपने पंजों पर लगे टुकड़ों को चाटा और वह बहुत ज्यादा घमंडी लग रही थी। अगर ये झुंड में न हो तो मैं भी तुम लोगों को आसानी से खत्म कर सकता हूँ। मैंने बेपरवाही से अपने सामने बर्फीली गोलियों की उस बौछार को देखा। मेरे ड्रैगन शरीर ने बचने की कोई कोशिश तक नहीं की। पीन नलिफिकेशन और पियर्सिंग रेजिस्टेंस ही मेरे आत्मविश्वास की वजह है। घने हमले मेरे मजबूत शल्कों पर पड़कर फट गए। इस तरह का हमला मेरे 4 हार से ज्यादा के हेल्थ पॉइंट्स के लिए कुछ भी नहीं है। दर्द का एहसास बंद होने की वजह से ये बर्फीले भाले खुजली के बराबर भी नहीं थे। मुझे अच्छी तरह एहसास हो गया कि शक्तिशाली स्किल सिर्फ लेवल से कहीं ज्यादा फायदेमंद है। यह देखकर कि ये छोटे मोटे दुश्मन फिर से एक और हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। तुम लोग कुछ ज्यादा ही उछल रहे हो। मैं तुम लोगों को एक बढ़िया चीज दिखाता हूँ। शून्य ड्रैगन की फुंकार। मेरे गले से 20 मीटर चौड़ी आग की एक विशाल लहर निकली। डिफ्यूजन कंट्रोल के प्रभाव से ड्रैगन की सांस ने पल भर में आधी दुश्मन सेना को खत्म कर दिया। बची हुई बर्फीली घाटी की चीलें अब भी आंख बंद करके आत्मघाती हमले कर रही थीं। मैंने तब तक लगातार ड्रैगन की सांस का इस्तेमाल किया जब तक कि बर्फ का आखिरी टुकड़ा भी मीन पर नहीं गिर गया, जो खतरा कभी जानलेवा था। माइंड स्किल में महारत हासिल करने के बाद अब वह एक वार भी नहीं झेल सकता था। जीत गया। जल्दी देखो मेरा लेवल कितना हो गया। नेकोमाटा उत्साह से उछलकर आया और मुझे कसकर गले लगा लिया। लेवल 62। सिर्फ एक ही लेवल कैसे बढ़ा? लेवल बढ़ गया, वही बहुत है। 800 से ज्यादा मारे। मेरा एक्सपीरियंस बार सिर्फ 1/3 से थोड़ा ज्यादा ही बढ़ा। दूसरे इवोल्यूशन के बाद जरूरी एक्सपीरियंस कई गुना तेजी से बढ़ रहा था। मैं लाचारी से पैनल डेटा को देख रहा था। इस पंछी में कुछ गड़बड़ है। नेकोमाटा ने खंडहर से एक बर्फीली घाटी की चील का अवशेष बाहर निकाला। इस पंछी को क्या हुआ? तुम्हें बर्फीले भेड़िए याद हैं? हाँ याद है। बर्फीले भेड़ियों का मांस सफेद रंग का था, है ना? खून पारदर्शी था, इसीलिए वे बर्फ के बने हुए लगते थे, लेकिन असल में वे खून और मांस के ही थे। मैंने ध्यान से देखा तो पता चला कि इन पंछियों के अंदर तो खून, मांस या कोई अंग है ही नहीं। मरने के बाद इनके शरीर बेजान, साधारण बर्फ के टुकड़ों जैसे हैं। मैं इसी उलझन में था कि बर्फीली घाटी की गहराइयों से आसमान को दहला देने वाली एक दहाड़ सुनाई दी। किसी प्राचीन विशालकाय जानवर जैसी गर्जना थी वो। उसने पूरी घाटी को जोरों से हिलाकर रख दिया। एक ही पल में मेरे शरीर के सारे ड्रैगन शल्क उत्तेजित होकर खड़े हो गए। यह मेरी ही जाति के किसी की दहाड़ थी। पहाड़ जैसे भारी कदमों की आवाज तेजी से पास आ रही थी। हर कदम से मजबूत बर्फ की सतह पर 100 मीटर लंबी दरारें पड़ रही थीं। वह इसी तरफ आ रहा है। मैंने तुरंत ही अंदाजा लगा लिया कि उसका शरीर बहुत ही विशाल है। अब क्या करें? यहाँ से भागे या नहीं? कोई फायदा नहीं, लड़ना ही पड़ेगा। उसकी जान लेने की नीयत में जंग जैसी गंध थी। मैं सीधे लड़ने की मुद्रा में आ गया। जब रफ्तार में कोई पूरी तरह से हावी हो तो भागने का मतलब है और जल्दी मरना। जब वो खुद ही मुझसे लड़ने आया है तो देख ही लेते हैं कि इस बर्फीले मैदान में आखिरी जिंदा कौन बचेगा। वो क्या बला है? डर के मारे नेकोमाटा का रोम रोम सिकुड़ गया। 1.5 किलोमीटर से भी ऊंचे इस विशालकाय जीव का सामना करते हुए मेरी तो रूह ही कांप गई। उसका क्रिस्टल जैसा साफ शरीर किसी जीती जागती हजारों साल पुरानी बर्फीली मूर्ति जैसा था। उसकी हर एक हरकत से पूरी घाटी कांपकर बिखर सकती थी। जिस तरह यह नकली बर्फीला असली ड्रैगन मुझे घूर रहा था, उसे देखकर मेरा ऊन खौल उठा। तेरी माँ ने सिखाया नहीं कि दूसरों से नजरें मिलाकर बात करते हैं, नाक से नहीं। मैंने अपने अंदर के डर की परवाह किए बिना उसे दोस्ती के तौर पर अपनी बीच वाली उंगली दिखा दी। उसकी समझदार सरीसृप जैसी आंखों ने साफ जाहिर कर दिया कि मुझ जैसे छोटे से कीड़े का मजाक उसे आगबूला कर गया था। एक भयानक ड्रैगन की दहाड़ ने पल भर में आसपास की कई किलोमीटर तक फैली बर्फीली दीवारों को चकनाचूर कर दिया। नेकोमाटा भले ही मुंह से कुछ भी कहे, पर असली लड़ाई में उसने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा है। हम दोनों एक साथ उछले और गिरते हुए बर्फ के टुकड़ों के बीच से तेजी से गुजरने लगे। फ्रॉस्ट ड्रैगन की बर्फीली सांस, सामने से आती वो जमा देने वाली हवा इतनी घनी थी कि उसने हवा की सारी ऑक्सीजन को लगभग जमा ही दिया था। इस स्तर के भयानक दबाव में मेरा दम घुटने लगा। भले ही मेरे पास कई तरह के हमलों को बेअसर करने की शक्ति है, पर मैं इस भयानक हमले को पूरी तरह से नहीं रोक पा रहा था। मेरा सबसे आगे वाला ड्रैगन का पंजा 0.1 सेकंड से भी कम में मोटी बर्फीली परत से ढक गया। महाशून्य ड्रैगन ज्वाला। मैं दहाड़ा और अपनी नीली हरी ज्वाला से उस जानलेवा बर्फीली हवा से जबरदस्ती जा टकराया। जमी हुई ऑक्सीजन में आग लगते ही एक आसमान हिला देने वाला धमाका हुआ। वो नकली बर्फीला असली ड्रैगन धमाके से लगातार पीछे हटता गया और मैं भी जमीन पर जा गिरा। मर जा। नेकोमाटा ने इसी मौके का फायदा उठाया। अपने जंगली रूप में आकर उसने पंजों से हवा की 10 दरांतियां चला दी।
ये पवन ब्लेड इतने तेज थे कि लोहे को भी मक्खन की तरह काट सकते थे और उस विशाल ड्रैगन की छाती पर ठीक एक ही जगह पर जाकर लगे। लेकिन इस जानलेवा लगातार हमले से भी उस पर एक खरोंच तक नहीं आई। कमीने कहीं के, ये अजीब दानव बहुत सख्त है, इस पर तो कोई असर ही नहीं हो रहा। विशाल ड्रैगन के बिजली की तेजी वाले भारी पंजे उसके बाद उस पर ताबड़तोड़ हमला करने लगे। मैंने हवा में अपनी साथी को जान बचाने के लिए जूझते देखा और मैं समझ गया था कि अब क्या करना है। लगता है इसने अपनी पूरी ताकत दुर्लभ हवा वाले खास हुनर पर लगा दी है। इस खास हुनर की वजह से ये इम्यूनिटी तो तोड़ सकता है, लेकिन इसी वजह से इसका बाकी का बचाव साधारण रह गया। मुझे लगा था कि ये बहुत ताकतवर होगा, पर ये तो मेड्यूसा के सिर से बस थोड़ा सा ही ज्यादा ताकतवर है। पल्स। मैंने हवा में छलांग लगाई और सीधे उसके मुंह की तरफ झपटा। जैसे ही उस विशाल ड्रैगन ने फिर से बर्फीली सांस छोड़ी, मैंने तुरंत अपनी चाल बदल दी। ताइशू ड्रैगन ब्रीद। ताइशू ड्रैगन ब्रीद, बाल्सम पल्स टाइप। ड्रैगन ब्रीद के पहले वार ने एक बड़ी छतरी की तरह ठंडी हवा को रोका और उसी वक्त मैंने अपने शरीर की सारी जादुई ऊर्जा को हजारों जलते हुए रॉकेट में बदलकर उस पर बमबारी कर दी। अनगिनत चिंगारियां उसकी बेखबर आंखों में जोर जोर से फटने लगीं। तेज दर्द की वजह से बर्फीले मैदान का वो राजा ऐसी दर्द भरी चीखें मारने लगा जैसी पहले कभी नहीं मारी थी। तुम ही तो हो मेरे सलाहकार, तुम बहुत होशियार हो। नेकोमाटा ने खंडहर में खड़े मुझे देखा और खुशी से चिल्लाने लगा। चूंकि इसने खास हुनर हासिल करने के लिए अपनी शक्तियों का संतुलन बिगाड़ लिया, तो मैंने भी खास तौर पर हमला करके इसकी आंखों की रोशनी पूरी तरह से खत्म कर दी। मैंने उसके घबराए होने का फायदा उठाया और तेजी से उसके बड़े से मुंह में घुस गया। ताइशू ड्रैगन ब्रीद पल्स। ड्रैगन ब्रीद से बने आग के इस भाले ने सीधे उसके गले को छेद दिया। एक ही पल में मैंने उसकी 5 अंकों वाली खतरनाक लाइफ को पूरी तरह से जीरो कर दिया। वो बर्फीला ड्रैगन अपनी आखिरी चीख भी नहीं निकाल पाया और धड़ाम से नीचे गिर गया। मैं सीधा जमीन पर उतरा। मेरे घुटने जरा भी नहीं हिले। मेरे पीछे वो नकली फ्रॉस्ट ड्रैगन पूरी तरह से फट गया और आसमान में बर्फ के टुकड़ों में बिखर गया। मैंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और आगे बढ़ता गया। कूल लड़के अपने पीछे होने वाले धमाकों को नहीं देखते। कितना कमाल का है। मेड्यूसा का सिर तो कुछ भी नहीं था। तुमने इतने ताकतवर जादुई जानवर को भी मार डाला। अब हम जल्द ही तीसरे लेवल पर राज करेंगे। नेकोमाटा हमेशा की तरह बहुत शोर मचा रहा था, पर मैं जानता था कि ये जीत पूरी तरह से मेरे अनुभव और रणनीति की वजह से मिली है। लेवल कम होने का नुकसान अब साफ साफ दिखने लगा है। मुझे जल्द से जल्द इस कमी को पूरा करना होगा। मेरे पास 76 अनलॉक पॉइंट्स हैं। अब उस सपोर्ट डिवाइन स्किल को एक्टिवेट करने का समय आ गया है, जिसे मैं कब से चाहता था। अनलॉक इंटेंसिफाई ग्रोथ। सूचना, इंटेंसिफाई ग्रोथ अनलॉक हो गया है। खर्च हुए अनलॉक पॉइंट्स 20। अभी का लेवल 1। मॉडल इस डबल एक्सपीरियंस और ऑटोमेटिक एक्सपीरियंस बढ़ाने वाली गजब की स्किल के साथ थोड़े समय के लिए मुझे लेवल अप की स्पीड की चिंता करने की जरूरत नहीं है। कमीने, जल्दी देख। नेकोमाटा ने जिस तरफ इशारा किया, मैंने उस तरफ देखा। उस बर्फ के ड्रैगन की लाश तो पूरी तरह से ठोस बर्फ की थी। उसमें मांस, खून या अंदरूनी अंगों का कोई निशान तक नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह बर्फ का ड्रैगन असल में कोई जिंदा जीव है ही नहीं। उसी वक्त लाल आंखों वाले बर्फीले भेड़ियों का एक झुंड हम पर झपटा। नेकोमाटा ने बस यूं ही हाथ घुमाया और उन्हें काटकर बर्फ के टुकड़ों में जमीन पर बिखेर दिया। वाकई कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ के सारे दानव बर्फ से बने बुलाए गए जीव हैं। न तो इन्हें मारने से एक्सपीरियंस बढ़ता है और न ही इन्हें खाने से कोई ताकत मिलती है। मैं समझ गया कि तीसरे लेवल के माहौल को किसी ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। घाटी में तो पूरी तरह बर्फ से बने इंसान भी दिखाई देने लगे थे। इन बुलाए गए जीवों को बनाने वाला जरूर तीसरे लेवल का बॉस आइस फिनिक्स ही है। वही इस लेवल का असली मालिक है। बस उसे मार दें तो चौथे लेवल का रास्ता खुल जाएगा। हम बिना रुके 3 दिन तक उस घाटी में दीवानों की तरह आगे बढ़ते गए। लगातार लड़ाइयों ने हमें दिमागी रूप से पूरी तरह थका दिया था। कमीने, अब मुझसे नहीं हो रहा। थोड़ा आराम कर ले। क्या कहते हो? मेरा रफ्तार धीमी करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। तीसरे लेवल का बस पास ही है। आराम करना है तो उसे मारने के बाद ही करेंगे। अगर तू थक गया है तो थोड़ी देर आराम कर सकता है। वैसे भी आस पास के सारे दानव मारे जा चुके हैं। तेरी जो स्पीड है उससे तू 1 घंटा आराम करने के बाद भी मुझे पकड़ सकता है। नेकोमाटा ने दांत भींचे और मेरे पीछे चल पड़ा। कमीने, आजकल तू कुछ अजीब बर्ताव कर रहा है। तू क्यों इतनी जिद कर रहा है मारने की? बॉस को? क्योंकि मैं और तेजी से लेवल अप करना चाहता हूँ। लेविथान को मारना है और इस जहन्नुम जैसी जगह से निकलना है। मैं बस जल्द से जल्द ताकतवर बनकर एक आम इंसान की जिंदगी में वापस जाना चाहता हूँ, न कि इस तहखाने में फंसकर हमेशा के लिए मार काट करता रहूं। मेरा मिशन आधा पूरा हो चुका था। मैं बिल्कुल नहीं रुक सकता था। तभी
सामने का नजारा अचानक साफ हो गया। मैंने झटके से अपने कदम रोक लिए, जिससे मेरे पीछे चल रही नेकोमाता सीधे मुझसे टकरा गई। मिल गया। तीसरा लेवल। मेरी आंखों में एक जुनून सवार हो गया। मैं दूर उस विशालकाय जीव को घूर रहा था। मेरी नजरों के सामने बर्फीली क्रिस्टल की टहनियों से बना एक विशाल घोंसला था। सैकड़ों मीटर ऊंचा एक बर्फीला फीनिक्स उस घोंसले पर चुपचाप बैठा था। वहाँ रोशनी बहुत ज्यादा थी, इसलिए मेरे अंदर की शैडो पावर पूरी तरह से दब गई थी। उसके पारदर्शी शरीर में कलाकृति जैसे अंग दिखाई दे रहे थे। यही है तीसरे लेवल पर राज करने वाला ऊंचे दर्जे का जादुई जानवर, बर्फीला फाइनिक्स। उसके वो डरावने 5 अंकों वाले आंकड़े उसे उस वक्त का सबसे ताकतवर दुश्मन बना रहे थे। तुमने हमारी शांति भंग क्यों की? इस आलीशान मॉन्स्टर ने खुद मुझसे टेलीपैथी के जरिए बात की। तुम्हारे घोंसले के नीचे ही चौथे लेवल पर जाने का इकलौता रास्ता है ना? मेरा और गहरे लेवल में जाने का इरादा छिपाने का कोई मन नहीं था। अगर तुम रास्ता दे दो तो हम दोनों को एक दूसरे की जान लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बर्फीले फिनिक्स ने अपनी क्रिस्टल जैसी साफ आंखों से नीचे दया भाव से देखा। हम तो बस यहाँ अपने बच्चे के साथ रहना चाहते हैं, हमेशा के लिए। तुम लोग हमारी शांति क्यों भंग करना चाहते हो? मैंने अपनी ड्रैगन सेंस की शक्ति से देखा कि वो अपने नीचे एक छोटे चूजे की लाश को बचा रही है। भले ही उसके अंदर से एक माँ का दुख झलक रहा था, पर मुझे उस पर जरा भी तरस नहीं आया। मुझे परवाह नहीं कि तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के साथ क्या हुआ था। मैं बस चौथे लेवल पर जाना चाहता हूँ। आजादी का रास्ता मेरे कदमों में है। मैं किसी भी वजह से रुकने वाला नहीं हूँ। ये आखिरी चेतावनी है, रास्ते से हट जाओ। तो ऐसी बात है, क्या तुम लोग भी हमारे प्यारे बच्चे के साथ खेलना चाहते हो? मैंने और वक्त बर्बाद नहीं किया और सीधा एक तोप के गोले की तरह पल्स अटैक कर दिया। ऐसा लगा जैसे बर्फीले फिनिक्स ने अपना होश खो दिया हो। बिना हिले डुले उसने यह वार सह लिया। एक भारी गड़गड़ाहट के साथ आस पास की जमीन टूट गई, लेकिन यह देखकर मेरे होश उड़ गए कि दुश्मन की हेल्थ बार जरा भी नहीं हिली। उसकी 10,000 पॉइंट्स की फिजिकल डिफेंस कवच भेदने वाले ज्यादातर डैमेज को बेअसर करने के लिए काफी थी। उसे फिजिकल अटैक और पियर्सिंग डैमेज दोनों से डबल इम्यूनिटी हासिल थी। नेकोमाता आ गई। अपने मैक्स लेवल पर आकर नेकोमाता ने हैरान कर देने वाली रफ्तार पकड़ ली और उसी पल उसके तेज पंजों ने जादुई शक्ति से भरे हजारों हवा के ब्लेड चलाए, लेकिन बारिश की बूंदों जैसे उन घने हमलों का आइस फिनिक्स पर कोई असर नहीं हुआ। कितना सख्त है। मैं मन ही मन सोचने पर मजबूर हो गया कि दुश्मन तो हवा वाले हमलों से भी पूरी तरह इम्यून है। अगर ऐसा है तो मुझे अपनी सारी जादुई शक्ति इकट्ठा करके आखिरी जानलेवा हमला करना होगा। टाइक्सू ड्रैगन की सांस जलती हुई आग के समंदर ने पल भर में उस विशाल बर्फीले पक्षी को पूरी तरह से ढक लिया। झुलसा देने वाली गर्मी ने मेरे पैरों के नीचे की जमी हुई धरती को भी पिघलाकर लावा बना दिया। आइस फिनिक्स की पहाड़ जैसी मजबूत हेल्थ आखिरकार साफ साफ नीचे गिरने लगी। इस वक्त उसकी हेल्थ 20,000 से भी नीचे गिर गई थी। काम बन जाएगा। मैं मन ही मन खुशी से झूम उठा। लगता है बर्फ और आग की दुश्मनी सच है। आग ही उसकी एकमात्र जानलेवा कमजोरी है। बस हीलिंग स्किल्स के साथ मिलकर एक लंबी लड़ाई लड़नी होगी और मैं यह लड़ाई जीत जाऊंगा। नेकोमाता समझ गई। कई लड़ाइयाँ साथ लड़ने वाली पार्टनर होने के नाते वह एक ही पल में मेरी चाल समझ गई। पूरे 10 मिनट की जबरदस्त खींचतान के बाद मैंने लगातार 3 बार ड्रैगन की सांस से हमला किया। मैंने आइस फिनिक्स की हेल्थ को जबरदस्ती 4,000 से नीचे पहुंचा दिया था, लेकिन इस पल मेरे दिल की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। यह अजीब सा दैत्य लड़ाई की शुरुआत से लेकर अब तक अपनी जगह पर बैठा हुआ था और जरा भी नहीं हिला था। इस अजीब सी खामोशी से मुझे किसी बहुत बड़ी अनहोनी का एहसास हो रहा था। जैसे ही मैं आखिरी हमला करने के लिए टाइक्सू ड्रैगन की सांस इस्तेमाल करने वाला था, आस पास की घाटी की दरारों में से अचानक ढेर सारे समन किए हुए जीव बाहर निकलने लगे। नेकोमाता सावधान। क्या यह उस तरह का घास जीव है जो पलटवार करने के लिए अपने मातहतों पर निर्भर रहता है? लेकिन अब मेरे पास इन 11वें लेवल के मामूली दुश्मनों के लिए समय नहीं है। इस तरह के कितने भी दुश्मन आ जाएं, वो सिर्फ तजुर्बा ही देंगे। मैं दहाड़ते हुए तेजी से आगे बढ़ा। इन सभी रुकावटों को अपनी जादुई ऊर्जा से भाप में बदलने की कोशिश की। बस एक और ड्रैगन की सांस की जरूरत है और मैं इस तीसरे तल के अधिपति का अंत कर सकता हूँ। लेकिन ठीक उसी पल जब मैं कामयाब होने वाला था, बर्फीले फिनिक्स ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। मेरे प्यारे बच्चे के खेलने के साथी बन जाओ। उसके विशाल पंख अचानक फैले और पूरे आसमान पर छा गए। आसपास के सभी बरसे बने जादुई जानवर एक पल में पानी की धारा में बदल गए और उसके शरीर में समा गए। बर्फीले फिनिक्स की लगभग तम हो चुकी जीवन ऊर्जा 1 सेकंड के अंदर पूरी तरह से भर गई। इस तरह पलक झपकते ही पूरी ताकत वापस पा लेना तो धोखेबाजी है। इसने मेरे दिमाग को पूरी तरह से सुन्न कर दिया। इसने अपने बुलाए गए जीवों को सौंपकर लगभग अमर होने की शक्ति हासिल कर ली थी।
उसके बाद आए बवंडर ने मानो मेरे शरीर के हर एक शल्क को चीर देना चाहा हो। मेरी छोड़ी हुई ड्रैगन की सांस पूरी तरह से बन भी नहीं पाई थी कि बरीली हवा के झोंकों ने उसे बुझा दिया। वो भयानक ठंड आम जादुई जानवरों के बस की बात नहीं थी। मेरा लगभग 5000 अंकों का जादुई बचाव उसके सामने किसी काम का नहीं था। मेरे हाथ पैर सिरों से तेजी से जमने लगे। मैंने हैरानी से देखा कि उसकी जादुई ऊर्जा का स्तर दोगुने से भी ज्यादा बढ़ गया था। उसने अपने ही जैसे जीवों को निगलने के बाद उसकी बुनियादी क्षमताएं भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थीं। कड़ाके की ठंड में मेरी चेतना धुंधली पड़ने लगी। कमीने, भागो! तुमने लत अंदाजा लगाया। हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। मुझे बस नेकोमाता की दर्द भरी चीखें अपने कानों में गूंजती हुई सुनाई दी और उसके तुरंत बाद मैं पूरी तरह से बेहोश हो गया। जब मुझे दोबारा होश आया तो मेरी आंखों के सामने एक साफ और सजेद बरीले मैदान का आसमान था। मेरे पूरे शरीर में तेज चुभने वाला दर्द हो रहा था जो मुझे पहले हुई भयानक लड़ाई की याद दिला रहा था। मैंने अपनी कमोरी को बर्दाश्त करते हुए एक इलाज करने वाली शक्ति का इस्तेमाल किया। हालांकि जादुई ऊर्जा खत्म हो चुकी थी, लेकिन शुक्र है कि मुझमें थोड़ी हरकत करने की ताकत आ गई थी। मैंने झटके से अपनी आंखें खोली तो देखा कि मेरे सिर के ऊपर 2 पैर लटक रहे हैं। उन दोनों पैरों के सहारे ऊपर देखने पर मुझे एहसास हुआ कि यह तो वही 3 किलोमीटर लंबा विशाल हिरण था। मुझे लगा था कि यह भयानक जानवर मौके का फायदा उठाकर मुझे पूरा निगल जाएगा, पर उसने तो मेरे बेहोश होने पर चुपचाप पूरे 1 दिन तक मेरी रक्षा की। मुझे तो यह भी लगा कि उसकी आंखों में मुझे देखने का अंदाज कुछ अजीब सा था जिसे मैं बयां नहीं कर सकता। वो, क्या तुमने मुझे बचाया? विशाल हिरण के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। तुम बात कर सकते हो? तुम भी मन की बातों को समझ सकते हो? मैं भी अपनी झिझक भूलकर उससे पूछने लगा कि आखिर हुआ क्या था। विशाल हिरण ने अपनी गर्दन टेढ़ी की और हंसते हुए कहा, माफ करना, मैं बहुत लंबे समय से जिंदा हूँ, इसलिए मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई है। लेकिन तुम्हें बचाने वाला मैं नहीं हूँ, तुम्हारी दोस्त है नेकोमाटा नाम की वो लड़की मेरे दिमाग में कौंध गई। यादों के टुकड़े तेजी से जुड़ने लगे। वो आखिरी पल उसी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर मुझे आइस फिनिक्स के चंगुल से दूर फेंक दिया था। कमीने, जल्दी भागो! तुमने गलत अंदाजा लगाया। हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। कमीने, मुझे बचाने आना। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए बच्चे पैदा नहीं करूंगी। एक पल में ही मैं गहरे अपराध बोध में पूरी तरह डूब गया। मैं ही बहुत ज्यादा घमंडी और अहंकारी था, जिसकी वजह से वो मुसीबत में फंस गई। इस लाचारी के एहसास से मेरा दम घुट रहा था। अगर वो मुझे बचाने की कोशिश न करती तो वो कभी भी उस जानवर का निवाला नहीं बनती। मैंने दूर बरीली घाटी की गहराइयों में देखते हुए निराशा में पूछा, वरिष्ठ, आप मुझे बताइए, क्या नेकोमाटा मर चुका है? विशाल हिरण ने बरीली घाटी की गहराइयों में देखते हुए एक लंबी आह भरी। अगर मैं कहूँ कि तुम्हारा वो दोस्त मरा नहीं है तो? मरा नहीं है वरिष्ठ? आपके कहने का क्या मतलब है कि नेकोमाटा मरा नहीं है? उसने मुझे बताया कि आइस फीनिक्स के पास अस्थि मांस दिव्य प्रतिस्थापन नाम की एक खतरनाक प्रतिबंधित तकनीक है। यह तकनीक जीवित प्राणियों को धीरे धीरे नियंत्रित बरीली कठपुतलियों में बदल सकती है। उस नेकोमाटा की शारीरिक क्षमता को देखते हुए इस प्रक्रिया में लगभग 2 हफ्ते लगेंगे। अगर तुम 2 हफ्तों के अंदर आइस फीनिक्स को मार दो तो उस नेकोमाटा को हीलिंग मैजिक से बचाया जा सकता है। ये 2 हफ्ते का समय मेरे लिए अपने पापों का प्रायश्चित करने का आखिरी मौका है। मेरी आंखों में बदले की आग फिर से जल उठी। वरिष्ठ, मुझे यह सच बताने के लिए आपका धन्यवाद। मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। उस बूढ़े जादुई जानवर ने हंसते हुए कहा कि वह बस बहुत ज्यादा जी चुका है और अपना मन बहलाने के लिए एक झूलों का बच्चा ढूंढ रहा है। उसने तो एक ही नहर में मेरे 2 बार विकसित होने के बाद की छिपी हुई वंश परंपरा को पहचान लिया था। उसने मुझसे अपनी सत्य की शक्ति का इस्तेमाल करके यह देखने को कहा कि वह असल में कौन है। तो फिर गुस्ताखी माँ। मैंने आसमान को ढकने वाले उस विशालकाय जीव पर अपनी सत्य की आंख का इस्तेमाल किया। बेबीलोन, लेवल 4 हार 136, पौराणिक सुपर गॉड बीस्ट रैंक। अजेयता को दर्शाने वाले प्रश्न चिन्हों की उस लंबी कतार ने मेरी रूह तक कौंपा दी। यह यकीनन लिवियथन से भी कई गुना ज्यादा खौफनाक जीव था। आखिर तुम हो कौन? लाखों राक्षस देवताओं से लम्ब चुका यह शक्तिशाली जीव बस शांति से दूर देखता रहा। बेबीलोन ने कबूल किया कि वह और लिवियथन हम उम्र थे। भले ही उसका लेवल 60 ज्यादा था, लेकिन उसकी दिव्यता बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थी। तुम उससे 60 लेवल ऊपर होकर भी उसे हरा नहीं सकते। मैं इस चलते फिरते जीवाश्म जैसे शक्तिशाली जीव के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक था। जिन जादुई जानवरों से तुम लड़े, उनमें से कौन तुमसे ऊंचे लेवल का नहीं था? फिर भी तुमने उन सबको खत्म कर दिया ना? बेबीलोन के इस सवाल ने मुझे निशब्द कर दिया। वह असल में लिवियथन के साथ एक परम द्वारपाल था। मुझे मारने की कोशिशों से थककर मैं इस दुनिया से दूर
इस तीसरी बरीली सतह पर आ गया। सीनियर, आपने कहा था कि पूरे इतिहास में मेरे अलावा सिर्फ एक ही देवता के पास सत्य की शक्ति थी। क्या वो प्राचीन अधोलोक के महायुद्ध के समय का देवता है? बेबीलोन ने साफ तौर पर मेरी उस इकलौतेपन की चाहत को भांप लिया था। क्या हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि अब तक तुम खुद को सबसे अनोखा समझ रहे थे? शर्म से मेरा चेहरा लाल हो गया, पर मैं कुछ कह नहीं सका। इसे झुठलाने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने मुझे बताया कि वो देवता आज भी जिंदा है और वो बहुत ही छोटे दिल वाला है। अगर मैंने इस तहाने को पार कर लिया और उसकी नंग में आ गया तो यकीनन मुझ पर तबाही टूट पेगी। लेकिन अभी मुझे नेकोमाटा की ज्यादा चिंता है, जो बहुत बड़ी मुसीबत में है। आप हंस क्यों रहे हैं? कुछ नहीं, मैं अपनी बेवजह की चिंता पर हंस रहा था। अभी तो मैं बरीले जीनेक्स से भी नहीं निपट सकता और मैं पहले से ही तहाने को पार करने के बाद की समस्याओं के बारे में सोचने लगा हूँ। भले ही मैं अभी के लिए आइनल बॉस के बारे में नहीं सोच रहा, लेकिन मेरे दिल की बेचैनी शांत नहीं हो रही है। सीनियर, क्या मैं सच में बरीले ईनिक्स को हराकर नेकोमाटा को बचा सकता हूँ? बेबीलोन ने एक ज्ञानी की नरों से मुझे राह दिखाई। यह एक तहना है। आज तक तुमने जितने भी मॉन्स्टर्स को मारा है, उनमें से कौन सा तुमसे ऊंचे लेवल का नहीं था? भले ही वो नियम तोड़कर मुझे जानलेवा हमले नहीं सिखा सकते, लेकिन उन्होंने इस मुश्किल से निकलने का रास्ता जरूर दिखा दिया। ताकतवर बनना कोई मिथक नहीं है। हर मिथक का जन्म इसलिए होता है क्योंकि किसी ने अनगिनत चमत्कार कर दिखाए होते हैं। शुक्रिया सीनियर, मैं समझ गया। मैंने एक गहरी सांस ली और फिर से उस मौत की बरीली घाटी की ओर चल पा। मेरी यादों में नेकोमाटा की वो आगरी दर्द भरी खूबसूरत मुस्कान बार बार सामने आ रही थी। मेरे पास वो चमत्कार करने के लिए अभी भी 9 दिन हैं। बरीला जीनिक्स बर की कठपुतलियों को निगलकर अमर हो सकता है। बस मुझे इस लेवल के सारे मॉन्स्टर्स को खत्म करना होगा और मैं उसका आखिरी तुरुप का पत्ता पूरी तरह से छीन सकता हूँ। सूचना, तीव्र विकास अपग्रेड हो गया है। खर्च हुए अनलॉक पॉइंट्स 40। मौजूदा लेवल 2। मैं अपने शरीर के अंदर विकास की बर्दाश्त क्षमता को महसूस कर सकता था। मैंने गहरी घाटी में सोनिक बूम पैदा करने वाला एक बर्फीला गोला फेंका। हजारों की तादाद में आइस वैली काइट्स तुरंत भड़क गए और आसमान में छा गए। मेरी आंखों में पहले कभी न देखी गई जान लेने की नीयत झलक रही थी। 9 दिनों के अंदर आइस वैली का नामो निशान मिटा दूंगा। तुम लोग पहले होगे। सूचना, शुद्ध नस्ल का कोडो बीस्ट विलुप्त हो चुका है। विलुप्त करने का इनाम 20 अनलॉक पॉइंट्स जमा हुए। मैं बर्फ पर बेजान होकर गिर पड़ा और लालच से हवा में सांस लेने लगा। 6 दिनों तक मैं एक पागल की तरह था। मैंने 11 तरह के जादुई जानवरों की कठपुतलियों का सफाया कर दिया। अनगिनत बार मैं ऑक्सीजन की भारी कमी और शौक लगने के कगार पर पहुंचकर वापस आया। सूचना, लेवल बढ़कर 16 हो गया है। सुनहरी रोशनी के फैलते ही मेरा दर्द धीरे धीरे कम होने लगा। आखिरकार मुझे ट्रूथ मिशन के इनाम का असली मतलब समझ आ गया। यह साफ तौर पर सबसे पसंदीदा लक्ष्य को खून से सनी अनगिनत सीढ़ियों में बदलने जैसा है। अब मेरे पास आखिरी जमा पूंजी के तौर पर 416 अनलॉक पॉइंट्स हैं। ड्रैगन परसेप्शन अपने सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच गया है। ताइशु ड्रैगन ब्रेथ को लेवल 5 तक मजबूत कर लिया गया है। यहाँ तक कि फिजिकल और विंड एट्रीब्यूट के हमलों से बचने की मेरी क्षमता भी अपने चरम पर पहुँच गई है। चूँकि मुझे आइस फीनिक्स से उसकी अमर हीलिंग क्षमता छीननी है, तो मुझे इस आखिरी समय में सारे आइस क्रिस्टल मॉन्स्टर्स को मारना ही होगा। इस समय आइस फिनिक्स उस बर्फ के अंडे को जांच रही थी जिसमें नेकोमाटा को कैद किया गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कमजोर जीव 10 दिनों के एसिमिलेशन को कैसे झेल गया। बर्फ में जमे होने के बावजूद नेकोमाटा के चेहरे पर मुस्कान अभी भी साफ दिख रही थी। यह उसके मन की गहराई में छिपा कोई एहसास था जो उसके सेल्स को टूटने से रोक रहा था। तुम्हारी इच्छा शक्ति कितनी मजबूत है। मेरे जादू में 10 दिन रहने के बाद भी तुम्हारा जिस्म जरा भी कमजोर नहीं पड़ा है। आइस फिनिक्स की आंखों में एक अजीब सा दुलार भरा था। उसने मान लिया था कि नेकोमाटा उसके प्यारे बच्चे के लिए सबसे अच्छा साथी बनेगा। उसने तो यह तक कह दिया था कि डर देख लेने के बाद मैं दोबारा लौटने की हिम्मत कभी नहीं करूंगा। जितना छटपटाना है छटपटा लो, तुम्हारा साथी नहीं आएगा। वो छोटा सा ड्रैगन मेरी ताकत देखने के बाद और किस्मत से जिंदा बच जाने के बाद दोबारा मेरी शांति भंग करने की हिम्मत नहीं करेगा। यही तो जीवों की फितरत होती है। तुमको मुझ तक लाने के बदले में मैं भी उसका पीछा नहीं करूंगी। वह किसी कलाकृति को सहलाने की तरह बर्फ के अंडे की सतह को छू रही थी। आराम से आओ, कोई जल्दी नहीं है। सबसे अच्छे तोहफों को तैयार होने में वक्त लगता है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी तुम्हें तुम्हारे बेटे से मिलाने भेजता हूँ। मेरी आवाज उस शांत बर्फीले घोंसले में बिजली की तरह कड़की। आइस फीनिक्स ने बेहद हैरानी में अपना घमंडी सिर उठाया। 1 मीटर से कुछ ज्यादा लंबे कद वाला मैं उस विशाल मैदान में एक चींटी की तरह छोटा था, लेकिन मेरे हर कदम में खून से सनी बेरहम कातिलाना नफरत थी।
लेवल 5 के ड्रैगन की ताकत से आस पास की जगह भी जोर जोर से कांप रही थी। यह कैसे हो सकता है? तुमने मेरी ताकत देखी है तो फिर तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? मैं रुका और उस देवी जैसी दानव को घमंड से देखने लगा। मेरी सुर्ख लाल आंखों ने आइस फीनिक्स के गले को अपना निशाना बना लिया था। ज्यादा जोर लगाने की वजह से मेरे ड्रैगन के पंजों से नीला हरा खून रिस रहा था। क्यों? तुम? उस घमंडी बर्फीली चिड़िया के चेहरे पर आखिरकार डर दिखाई दिया। उसकी नजरों में 9 दिन पहले मैं बस एक खिलौना था जिसे वह आसानी से मसल सकती थी, लेकिन उसकी वो पारखी नजर जिस पर उसे बहुत घमंड था, पागलों की तरह उसके दिमाग को चेतावनी भेज रही थी कि उसके सामने वाला ड्रैगन जैसा जीव अब जानलेवा हद तक विकसित हो चुका है। तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम क्यों? मुझे तुझसे फालतू बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरे पैरों के नीचे की बर्फ टूट गई और मैं उल्कापिंड की तरह ऊपर की ओर उछला। जबरदस्त हमले का जोरदार असर उसके नाजुक चेहरे पर हुआ। जिस्मानी हमलों का मुझ पर कोई असर नहीं होता। पिछली बार जो सबक सीखा था वो तू भूल गया क्या? वह दहाड़ी और उसने रूह को जमा देने वाली बर्फीली सांस छोड़ी। सबसे मजबूत ताकतों से बचने की शक्ति होने के बावजूद मुझे हड्डियों तक कंपा देने वाली ठंड महसूस हुई, लेकिन मैं एक पल में ही उसकी धीमी नजरों से ओझल हो गया था। यहाँ ऊपर, पगली कहीं की। मैं 1000 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा था और खुद को देवी समझने वाली उस दानव को नीचे देख रहा था। मेरे मुंह में जमा हो रही ड्रैगन की सांस अब गहरे नीले रंग से बदलकर सब कुछ तबाह कर देने वाले नारंगी लाल रंग की हो चुकी थी। आइस फीनिक्स की 1000 साल से सोई हुई अंतरात्मा ने पहली बार मौत के देवता के आने को महसूस किया। उसने पागलों की तरह जादुई ताकत इकट्ठा करके अपने सिर के ऊपर बर्फीले 5 किले बना लिए, लेकिन इस लेवल का डिफेंस मेरी नजरों में तो पहले से ही कमियों से भरा है। पिछली बार तुम्हें जल्दबाजी में चुनौती देना वाकई मेरी नादानी थी, लेकिन तुम भी वैसी ही हो। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही थी कि पिछली बार तुमने मुझे हल्के में लिया और मुझे जिंदा बचने दिया। मेरे फेफड़ों का फैलाव अपनी हद पर पहुंच गया है। मेरे शरीर की सारी जादुई शक्ति पागलों की तरह उबल रही है। आकाशीय महाशून्य भेदन, ये वो उच्च स्तरीय दिव्य स्किल है जिसे मैंने 300 अनलॉक पॉइंट्स खर्च करके हासिल किया था। नारंगी लाल आग का विशाल तीर एक धधकते सूरज की तरह गिरा। उसने पल भर में बादलों को भाप बनाकर उड़ा दिया। वो किला जो हर तरह के हमले से इम्यून होने का दावा करता था, उसके सामने कागज की तरह कमजोर पड़ गया। 10,000 से ज्यादा के मैजिक डिफेंस वाला आइस फिनिक्स मक्खन पर गर्म चाकू की तरह मौके पर ही बिंध गया। एक दर्दनाक चीख पल भर में पूरी वादी में गूंज उठी। मैं एक स्टील की कील की तरह जोर से जमीन पर उतरा और ठंडी नजरों से उसे खून के तालाब में तड़पते देखता रहा। सिर्फ एक ही वार ने उसकी लगभग आधी हेल्थ और स्टेमिना खत्म कर दी। तुम कैसे? कि मैं इतना ताकतवर कैसे बन गया? तुम्हारे लेवल के जादुई जानवर के पास आइडेंटिफिकेशन स्किल तो होगी ही, है ना? खुद ही देख लो। मैंने बिना कुछ छिपाए अपना वो दम घूंटने वाला खानदानी दबाव छोड़ा। उसकी डरी हुई नजरों के सामने मेरा ऑप्टिमाइज किया हुआ डेटा पूरी तरह सामने आ गया। ब्लड लाइन ऑप्टिमाइजेशन, यह दिव्य स्तरीय पैसिव स्किल ने मेरी लड़ने की ताकत को कई गुना बढ़ा दिया है। और तो और लेवल कंपनसेशन के जरिए इसने हमारे बीच के दर्जे के फर्क को पूरी तरह से मिटा दिया है। अब मैं उसके सामने एक ऐसा राक्षस देव हूँ जिसे कोई हिला नहीं सकता। मैं तीसरी बार नहीं कहूँगा, उसे मुझे वापस कर दो। क्या तुम भी उस शांति को भंग करना चाहते हो जिससे मेरा बेटा प्यार करता है? आइस फीनिक्स ने दहाड़ लगाई। उसने अचानक अपने उन पंखों को फैलाया जो आसमान और सूरज को ढक सकते थे। हवा की तेज सीटी जैसी आवाज ऐसी थी मानो पूरी दरार घाटी को जबरदस्ती चीर देगी। मेरी कठपुतलियों, मेरी ताकत बन जाओ। उसने अपनी पूरी ताकत वापस पाने के लिए बर्फीली घाटी की विशाल सेना का इस्तेमाल करने की नाकाम कोशिश की। अफसोस, मैं बस बिना किसी हाव भाव के वहीं खड़ा उसका तमाशा देखता रहा। पूरे 10 सेकंड तक एक भी बर्फ की कठपुतली सामने नहीं आई। आखिरकार आइस फिनिक्स के चेहरे पर अनहोनी का डर साफ दिखने लगा। मैंने एक ताने भरी मुस्कान के साथ सीधे उसके सुनहरे सपने को चकनाचूर कर दिया। दैवीय कायाकल्प से बनी कठपुतलियां भले ही शक्तिशाली हों, पर उन्हें बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा दिव्य चेतना की जरूरत होती है। तुमने बर्फीली घाटी में जो 3 लाख कठपुतलियां तैनात की थीं, उन्हें मैंने इन 9 दिनों में पूरी तरह से खत्म कर दिया है। मैं अपने शरीर पर लगे उन सैकड़ों गहरे घावों को दिखाता हूँ जो हड्डी तक नजर आते हैं। ये सभी पदक अनगिनत बार मौत के मुंह से बचकर निकलने पर मुझे मिले हैं। तुम अतीत के दुखों में डूबे हुए हो, जबकि मैं सिर्फ भविष्य की ओर देखता हूँ। तुम अपने प्रियजनों के सायों में जकड़े हुए हो और मैंने उनके खून और मांस से अपनी इच्छाशक्ति बनाई है। बेबीलोन। जब उसने यह नाम सुना तो उसका शरीर भयंकर गुस्से से कांपने लगा। वो बुढ़ा कहीं का। असीम मायावी ऊर्जा पागलपन की हद तक उसके सतरंगी पंखों में जमा होने लगी।
तुम सबको मरना होगा, इस दुनिया को जमना होगा। इस पल मैंने अपनी सांस रोककर ध्यान लगाया और अपनी जिंदगी की सबसे मजबूत युद्ध मुद्रा में आ गया। त्रिभुवन स्तंभन। परम शून्य तापमान की ठंडी लहर ने पल भर में सब कुछ जमाकर ठोस बना दिया। महाशून्य भेदी बाण, मेरे छोड़े हुए आग के विशाल तीर ने एक विनाशकारी तारे की तरह धमाका कर दिया। अत्यधिक गर्मी और हजारों साल की कड़ाके की ठंड शून्य में पागलों की तरह टकराई। दुनिया बनाने वाली इस चमक ने उस पल पूरी दुनिया को बेरंग कर दिया। मैंने तीसरे तल के अधिपति को आग के समंदर में धीरे धीरे खत्म होते हुए देखा। मरते मरते उसने आखिरकार अपने दिल में गहरे दबे उस जुनून को जाहिर कर ही दिया। मैं तो बस पहले की तरह चाहती थी कि सब लोग शांति से एक साथ रह सकें, सब लोग मेरे और मेरे बच्चों के पास रह सकें। इस दुनिया में और कोई मार काट न हो। उसकी टूटी फूटी आवाज बीते हुए कल के लिए तड़प से भरी थी। पर तुमने जो किया वो तो मारने से भी ज्यादा क्रूर था। बेबीलोन के बताने पर मैं इस तल के पीछे का दर्दनाक इतिहास समझ गया। यह जगह कभी एक स्वर्ग हुआ करती थी जिसे तहखाने के स्वामी लेविथान ने अपने हाथों से तबाह कर दिया। हिमफीनिक्स ने अपनी किस्मत का सामना करने के लिए खुद को ही वो दानव बना लिया जैसा वो अत्याचारी चाहता था। मैं नहीं चाहता कि यह दुनिया वैसी बने जैसा लेविथान चाहता है। मैं तो बस तीसरे तल की शांति की रक्षा करना चाहता हूँ और मायावी जानवरों के तहखाने में पैदा होने के श्राप को खत्म करना चाहता हूँ। उसकी क्रिस्टल जैसी आंखें आखिरी पलों में आखिरकार धीरे धीरे बंद हो गयी। मैंने उसके धीरे धीरे बिखरते शरीर को देखते हुए धीरे से जवाब दिया, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी तरह महान नहीं बन सकता। बहुत बड़े सपने सिर्फ एक छलावा होते हैं। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि अब मेरा कोई अपना मुझे छोड़कर न जाए। जिस पल मैंने अपने दिल की बात कही उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून दिखाई दिया। आइस फीनिक्स का शरीर पूरी तरह से साफ टूटी हुई बर्फ के ढेर में बदल गया। सूचना, लेवल बढ़कर 17 हो गया है। सूचना, मेन क्वेस्ट पूरा हो गया है। 80 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल गए हैं। ओवरलॉर्ड के हारने की वजह से तीसरे लेवल की कड़ाके की ठंड तेजी से कम हो रही थी। उस मलबे के ढेर में मुझे बर्फ का एक गोला मिला जिससे हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। अरे यह तो गॉड कोर है। बेबीलोन, वह 3 किलोमीटर लंबा विशाल जानवर एक बार फिर अजीब तरह से मेरे पीछे आ गया। उसने मुझे बताया, यह तब मिलता है जब कोई टॉप लेवल का शक्तिशाली योद्धा मारा जाता है और यह एक बेशकीमती खजाना है जिसके मिलने की संभावना बहुत ही कम होती है। छोटे, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई है। यह तब मिलता है जब लेवल 150 से ऊपर का कोई जादुई जानवर मरता है और इसके मिलने की संभावना 1000 में से 1 होती है। उसके इस तरह अचानक से प्रकट होने के तरीके ने मुझे इतना डरा दिया कि मैं तो उछल ही पड़ा था। तुम्हारा आने का तरीका भी बहुत अजीब है। तुम यहाँ कब आए? स्पेस मैजिक से। क्या यह कोई बड़ी बात है? उसके बात करने के बेपरवाह अंदाज ने मुझे एक बार फिर फाइनल बॉस के खौफ का एहसास दिलाया। गॉड कोर। मैं हाथ में रखे इस छोटे से हल्की रोशनी वाले गोले को उत्सुकता से देखने लगा। ड्रैगन सेंस के आखिरी 2 लेवल्स ने खजाना ढूंढने की मेरी शक्ति को बढ़ा दिया था। मेरा दिल कह रहा था कि यह दुनिया का एक दुर्लभ खजाना है। यह किस काम आता है? मैंने बेबीलोन से पूछा। बेबीलोन जमीन पर पड़े आइस फाइनिक्स के छोड़े हुए बर्फ के टुकड़ों को घूर रहा था और एक उदास चेहरे के साथ धीमी आवाज में बुदबुदाया। उस वक्त ऐसा नहीं था कि मैं तुम माँ बेटे की मदद नहीं करना चाहता था, बल्कि सच तो यह है कि मैं लेविथान का सामना नहीं कर सकता था। मुझे माफ कर दो। उस वक्त मैंने सच में अपनी पूरी कोशिश की थी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। यह उसका पुराना हिसाब था। काफी देर बाद उसने मुड़कर मेरे हाथ में मौजूद दिव्य कोर को देखा। 150 लेवल से ऊपर के राक्षसी जानवर के मरने पर 1000 में से 1 की संभावना होती है कि दिव्य कोर गिरेगा। ऐसा लगता है कि दिव्य कोर सिर्फ मरने पर ही मिलते हैं। जब राक्षसी जानवर जिंदा होते हैं तो उनके शरीर में कोई दिव्य कोर नहीं होता। दिव्य कोर के तरह तरह के इस्तेमाल होते हैं। इंसानों की दुनिया में हर एक दिव्य कोर बेशकीमती होता है। यह पवित्र तलवारें बनाने की मुख्य सामग्री है और देवताओं की दुनिया में दिव्य कोर का इस्तेमाल उनके लगभग असीमित अनुभव अंकों को बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता है। और हम राक्षसी जानवरों के लिए इसका सबसे सीधा इस्तेमाल इसे खा जाना है। खा जाना? यह चीज खाई जा सकती है। मैंने उसे कुतरने की कोशिश की। पत्थर जैसा सख्त था। इसे खाने से ताकत बढ़ सकती है। बेबीलोन ने मुझे लाल से लेकर बैंगनी तक की क्वालिटी के लेवल के बारे में समझाया। यह नीला हरा दिव्य कोर पहले से ही एक बढ़िया ग्रेड का था। इसकी खासियतें तो बस सोने पर सुहागा हैं। दिव्य कोर को निगलने के बाद इसका सबसे जरूरी काम यह है कि आप उस राक्षसी जानवर का एक स्किल हासिल कर सकते हैं। मुफ्त में एक स्किल। मेरी आंखें फौरन चमक उठीं। बेशक वह फ्लैश एंड बोन गॉड सब्स्टिट्यूट जैसा कोई रेयर स्किल नहीं हो सकता। रेयर स्किल्स दिव्य कोर में नहीं मिलते,
भले ही कोई गॉड स्किल ना हो, पर सीधे सीधे एक ताकतवर मूव मिलना ही मुझे बदलने के लिए काफी है। मैंने आइस फीनिक्स के अवशेषों को देखा और मन में सोचा, मैं तुम्हारे आदर्शों को तो नहीं अपना सकता, लेकिन बदला लेने का यह मौका मैं लेता हूँ। वैसे सीनियर बेबीलोन, क्या आपको यह नहीं चाहिए? मैंने हिचकिचाते हुए उस बड़े उस्ताद की राय पूछी, लेकिन बेबीलोन ने मुझे ऐसे घूरा जैसे मैं कोई बेवकूफ हूँ। मैं फौरन समझ गया, उसके जैसे 413 लेवल वाले के लिए यह छोटा सा बूस्ट तो उसके दांत में फांसे तिनके के बराबर भी नहीं था। मैंने और देर नहीं की और एक ही घूंट में दिव्य कोर को निगल लिया। गर्माहट का एहसास पल भर में मेरे हाथ पैरों में फैल गया। सच की सूचना समय पर सुनाई दी। सूचना, डिवाइन कोर सो किया गया है। नई स्किल, स्वर्ग धरती सील अनलॉक हो गई है। बहुत बढ़िया, यह तो आइस फाइनिक्स का सिग्नेचर मूव है। मैं पहले सिर्फ जबरदस्त डैमेज देने के लिए ताइशू स्काई पियर्सर पर ही निर्भर था। अब मेरे पास बर्फ की ताकत वाला दमदार कंट्रोल और एरिया मैजिक है। बर्फ और आग की दोहरी शक्तियों के साथ मिलकर मेरी लड़ने की रणनीति कई गुना ज्यादा लचीली हो गई है। मैं अपने दाएं और बाएं हाथों में बर्फ और आग की ताकत को इकट्ठा होते हुए महसूस कर रहा था। मैं खुशी से पागल हो रहा था। नई स्किल सीखने के बाद मैं बिना रुके उस बर्फीले अंडे के पास गया जहां नेकोमाटा को कैद किया गया था और एक ही वार में उसे तोड़ दिया। उसकी हेल्थ अभी भी आधी से ज्यादा बची थी। मैंने जल्दी से हीलिंग शुरू कर दी। आंखों के सामने से अंधेरा छूट गया। नेकोमाटा ने अपनी आंखें खोली और सबसे पहली चीज जो उसे दिखी वो था मेरा छोटों से भरा लेकिन मुस्कुराता हुआ ड्रैगन का चेहरा। और कितना सोने का इरादा है, सूरज सिर पर चढ़ाया है। नेकोमाटा कुछ सेकंड के लिए हैरान रह गई, फिर जैसे नींद से जागी हो। वाह कमीने, मुझे पता था कि तुम मुझे बचाने आओगे। वो जोर से रो पड़ी और एक तोप के गोले की तरह सीधा मेरी बाहों में आ गई और मुझे कसकर पकड़ लिया। उसकी जबरदस्त उभार से दबकर मेरा दम घुटने लगा था। यहाँ तक कि मेरी हेल्थ भी काफी कम हो गई थी। जब तक कि मेरी आंखें सफेद नहीं हो गईं, तब जाकर उसे होश आया और उसने मुझे छोड़ा। कमीने, माफ करना, मैं कुछ ज्यादा ही जोश में आ गई थी। तुम ठीक तो हो? मैं कमजोरी से जमीन पर पड़ा हुआ था और मुंह से झाग निकालते हुए जवाब दिया, मुझे लग रहा है कि मेरे दादाजी नदी के उस पार से मुझे हाथ हिला रहे हैं। वो मुझे अपने पास बुला रहे हैं। होश में आने के बाद मैंने पिछले कुछ दिनों के अपने अनुभव के बारे में बताया। उस दौरान जब मैंने जिक्र किया कि बेबीलोन आखिरी बॉस है, तो यह बेचारी बिल्ली के कानों वाली लड़की डर के मारे 6 बार बेहोश हो गई। चौथे फ्लोर से बहुत सारे छोटे मोटे दुश्मन मिलने लगते हैं। वहाँ के दानव सब लेवल 150 से ऊपर के हैं। उस समय हो सकता है कि तुम्हें दूसरे गॉड कोर मिल जाएं। हालांकि हो सकता है कि उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी न हो, लेकिन तुम्हारी ताकत तेजी से बढ़नी चाहिए। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा आखिरी निशाना कौन है, लेकिन मेरी मानो तो तुम ऐसा मत करना। इस दुनिया में सिर्फ तुम ही अकेले ऐसे दानव नहीं हो जिसके पास अपने से ऊंचे लेवल पर लड़ने की ताकत हो। जाने से पहले बेबीलोन ने गुफा के मुंह पर मुझे आखिरी चेतावनी दी। हालांकि मेरे एवोल्यूशन मैकेनिज्म की वजह से मेरे एट्रीब्यूट्स का बढ़ना आम से कहीं ज्यादा है, लेकिन चौथे फ्लोर के दानवों की समझदारी और क्वालिटी की तुलना तीसरे फ्लोर वालों से नहीं की जा सकती। वहाँ की 100 लेवल वाले मॉन्स्टर्स के पास शायद और भी ज्यादा खौफनाक लड़ने की क्षमता हो। बहुत शुक्रिया उस्ताद, पर मैं हार नहीं मानूंगा। अगर मैं जिंदा बच गया तो मौका मिलने पर मैं आपसे मिलने वापस आऊंगा। मैं मुड़ा और नेकोमाटा को लेकर बिना सोचे नीचे वाले फ्लोर के रास्ते में कूद गया। उस समय नेकोमाटा का लेवल टीम में होने की वजह से बढ़कर 96 हो गया था। बेबीलोन हमें जाते हुए देख रहा था और उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी। नीचे गिरते वक्त गर्म पानी के सोते जैसी झुलसाती हुई हवा का एक झोंका चेहरे से टकराया। घनी जादुई ऊर्जा ऐसी लग रही थी मानो वह हर रोमकूप में घुसकर शरीर के अंदर समा जाएगी। कुत्ते कहीं के, चौथे फ्लोर की हवा में जादुई ऊर्जा कितनी ज्यादा है। तेजी से नीचे गिरते हुए भी नेकोमाटा डर के मारे ठंडे पसीने से भीग गई। मैं नीचे धीरे धीरे साफ होती रोशनी और परछाई वाले निकास को घूर रहा था। इतनी ज्यादा जादुई ऊर्जा वाला यह माहौल कमजोर लोगों के लिए किसी जहर से कम नहीं है। बादलों के पार आने के बाद जो नजारा दिखा वह आसमान में ऊंचाई तक उठता सतरंगी लावा था। आसमान रंग बिरंगी रोशनी से ढका हुआ था और जमीन खून की तरह लाल थी। ऐसा लगा जैसे हम ताकतवर लोगों की एक ऐसी दुनिया में आ गिरे हैं जो जादुई ऊर्जा से पूरी तरह बदल चुकी है। कुत्ते कहीं के, नीचे राक्षस हैं। माओयू ने लैंडिंग स्पॉट की तरफ इशारा करके जोर से चीख मारी। मैंने देख लिया, वो 7-10 मीटर लंबे विशाल घोंघा सांप थे। वे बैंगनी काले रंग का जहरीला धुआं उगल रहे थे और अपने शिकार के जमीन पर उतरने का इंतजार कर रहे थे। सेमी हाई लेवल जादुई जानवर, सतरंगी जहरीले घोंघा सांप जिनका लेवल 134 तक था। माओयू
समझ गई। 100 फ्लावर्स विंड साइट। मैंने उसके साथ तालमेल बिठाने के लिए मेंटल कंसंट्रेशन शुरू किया और उसके हमले के साथ ही हेवन एंड अर्थ सील को एक्टिवेट कर दिया। हवा की हर ब्लेड में आत्मा तक को जमा देने वाली बर्फीली ठंडक थी। सबसे पास के 3 घोंघा सांप पलक झपकते ही बर्फ के टुकड़ों में बिखर गए। अरे वाह, कितना ज्यादा एक्सपीरियंस मिला है। ट्रूथ से आई एक्सपीरियंस नोटिफिकेशन की आवाज से मेरा दिल खुशी से झूम उठा। इस रफ्तार से तो मैं जल्द ही अपने तीसरे इवोल्यूशन तक पहुंच जाऊंगा। मेरे एक्सपीरियंस में बदल जाओ। मैं एक स्प्रिंग की तरह उछला और बचे हुए दुश्मनों पर ड्रैगन ब्रेथ से हमला कर दिया। लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि दुश्मन के चारों ओर से एक तेज रोशनी निकलेगी और वे हवा में गायब हो जाएंगे। वो तो हाई लेवल स्पेस मैजिक था जिसमें मैंने भी महारत हासिल नहीं की है। मुझे अपने पीछे से आती कई जानलेवा तरंगों का साफ एहसास हुआ। अच्छा हुआ, मैं भी ये चाल सीखना चाहता था, लेकिन स्किल ट्री को अनलॉक करने में 50 अनलॉक पॉइंट्स लगते हैं। बहुत महंगा है। अगर तुम्हारे अंदर डिवाइन कोर है तो क्या मैं उसे चख सकता हूँ? मैं हल्का सा मुस्कुराया और इस दिलचस्प बाजी का सामना करने के लिए तैयार हो गया। घोषणा, लेवल बढ़ गया है। करंट लेवल 18। जैसे ही आखिरी घोंघा सांप के छिथड़े उड़ गए, आखिरकार मुझे लेवल अप का नोटिफिकेशन मिल ही गया। लेकिन ये हजारों एक्सपीरियंस पॉइंट्स आगे के 3 लाख के गैप के सामने ऊंट के मुंह में जजीरे जैसे थे। स्पेस मैजिक में माहिर ये राक्षस मेरी सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल थे। मैं अपने नए उगे हुए ड्रैगन के पंजों को देखते हुए मन ही मन हिसाब लगा रहा था। मॉडल, अगर स्पेस मैजिक वाला एक दैवीय कोर मिल जाता तो सच में किस्मत ही खुल जाती। आखिरकार सिस्टम ट्री में इसे जबरदस्ती एनालॉग करने के लिए पूरे 50 पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है। मैं नेकोमाटा के साथ इस अजीब से चौथे स्पेस में छानबीन करने लगी। यहाँ की जमीन पूरी तरह से हजारों डिग्री तापमान वाले इंद्रधनुषी लावा से ढकी है। पहाड़ों के बीच में पत्थर के बने कई घुमावदार पुल हैं, जो एक बहुत बड़े मकड़ी के जाले जैसे लगते हैं। मैं रास्ते में आने वाले राक्षसों को साफ करते हुए लेवल 19 की ओर बढ़ रही थी। सिर्फ आधे घंटे की लड़ाई ने ही मुझ पर ऐसा दबाव डाला जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। नेकोमाटा ने जैसे ही हवा में मौजूद डायन को खत्म किया, वह कमजोरी के मारे जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ी। तुम ठीक तो हो? मैं जल्दी से उसे सहारा देने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन मैंने देखा कि उसकी जीवन ऊर्जा लगभग खत्म हो चुकी थी। इस चौथे स्पेस में एक ऐसी जबरदस्त शक्ति है जो माना सोख लेती है। मैं अपनी सुपर स्पीड रीजनरेशन की पैसिव स्किल की वजह से किसी तरह अपनी हालत बनाए हुए थी, लेकिन माओ वेन, जिसका माना बेस कमजोर है, इस तरह की लूट को बिल्कुल भी नहीं झेल सकती थी। ठीक जब मैं बहुत ज्यादा घबरा रही थी, तभी अचानक आसमान में अंधेरा छा गया। अगर टिक नहीं सकती तो मेरी खुराक बन जाओ। एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ आसमान को ढक देने वाली एक मकड़ी हमारे सामने आ गिरी। ट्रिनिटी, लेवल 233 का उच्च श्रेणी का राक्षस। वो लगभग 1 किलोमीटर लंबा एक विशालकाय जीव था। उसकी 8 लंबी टोंगे पहाड़ों में गहराई तक धंसी हुई थी। मैंने पहली बार ऐसे बेसिक स्टैट्स देखे जिनके डरावने आंकड़े 1 लाख के पार थे। सत्य की आंख पागलों की तरह खून जैसे लाल रंग में चेतावनी दिखाने लगी। चेतावनी, यह जीव चौथे लेवल का बॉस है। चेतावनी, दुश्मन और हमारे बीच का अंतर बहुत ज्यादा है। कृपया जल्द से जल्द लड़ाई से बाहर निकलें। यहाँ का बॉस बाहर निकलने के रास्ते पर इंतजार नहीं करता, बल्कि खुद आगे बढ़कर चैलेंजर्स का शिकार करता है। जिस पल मैं हैरान खड़ी थी, मकड़ी का वो विशाल पैर काली बिजली की तरह हम पर टूट पड़ा। इसकी धमाके जैसी रफ्तार तो मेरी पल्स लिमिट को भी पार कर गई थी। इस समय नेकोमाटा जरा भी हिल नहीं पा रही थी और मैं भी पीछे नहीं हट सकता था। उस तबाह कर देने वाले हमले के सामने मैं पल भर में मौत के मुंह में फंस गया था।